चलो तो डेली रिचुअल बाय हिमांशु। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन देन एवरीवन। सो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करना शुरू करेंगे विद द माइटी वन, बैड डेट्स, राइट। चलो सबसे पहले बैड डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बैड डेट्स नामक एडजस्टमेंट हमें ऐसे अक्सर ऐसे नाम से दिखाई देता है। क्या नाम से दिखाई देता है? फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, फर्दर बैड डेट्स। अब ये फर्दर बैड डेट्स क्यों? क्योंकि बात को समझने की कोशिश करो, अगर बैड डेट्स मुझे एडजस्टमेंट में दिखाई दे रहा है, ये नहीं हो सकता है क्या कि भैया साल भर में ऑलरेडी कुछ बैड डेट्स हुए हैं और मैंने उसकी एंट्री पास कर दिया है, राइट? एडजस्टमेंट में मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले मुझे कुछ और भी बैड डेट्स नजर आ रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, इसलिए इसको कहा जा रहा है फर्दर बैड डेट्स। ऑलरेडी कुछ बैड डेट्स था, उसके अलावा कुछ और बैड डेट्स है ना। तो ये कुछ और बैड डेट्स के लिए मैं क्या करूंगा भाई? बैड डेट्स का जर्नल एंट्री जो होता है ये अनफॉर्चुनेटली दो तरह के हैं। ठीक है, दो अलग अलग आपको ओपिनियन यहां पर दिखाई देंगे। ठीक है, मैं आपको वो ओपिनियन सिखाने जा रहा हूं जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चलता है। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि देयर इज अनदर वे ऑफ रिकॉर्डिंग बैड डेट्स, एंड पर्सनली स्पीकिंग इफ यू आस्क मी द अदर वे इज इजियर, वो ज्यादा आसान है। दैट इज द IFRS टेक्निक। ठीक है, वो ज्यादा इजी है, लेकिन अपने एग्जामिनेशन में जो ज्यादा चलता है मैं वही आपको बता रहा हूं फिलहाल। ठीक है, सो बैड डेट्स की जर्नल एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और मैं यहां पे दो नाम लिख रहा हूं। फिलहाल मैं यहां पे लिख दे रहा हूं टू डेटर्स, फिलहाल ऐसा लिख के रख देते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है वो क्या करना है हमें? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, अब इसकी जब मैं पोस्टिंग करूंगा, सो आई नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि भाई साहब देयर इज समथिंग already appearing in debit of bad debts. Bad debts is a loss. Bad debts is a loss. ठीक है, so there is already something appearing, there may be something already appearing on the debit side of bad debts account. ठीक है, but at the same time debtors receivable asset ये भी necessarily debit balance ही कैरी कर रहे हैं, बराबर। तो जब आप इसकी जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर रहे हो और डेटर्स को क्रेडिट कर रहे हो, बराबर। बैड डेट्स को डेबिट किया, डेटर्स को क्रेडिट किया। अब क्या हुआ? अगर आप देख रहे हो तो इफेक्ट नंबर 1 ऐड कहां हो रहा है? बैड डेट्स अकाउंट में, जो कि कहां जाएगा अल्टीमेटली? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। ये जो बैलेंस है इसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो मेरा पहला इफेक्ट क्या आ गया? पहला इफेक्ट आ गया ऐड टू P&L डेबिट, P&L के डेबिट साइड में ये आएगा। अब ये अलग बात है कि हमारा जो तरीका है, एक फॉर्मूला बन गया है जिसमें बहुत सारी चीजों को मिक्स करके एक फॉर्मूला बना दिया गया है, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स माइनस ओल्ड आरडीडी प्लस न्यू आरडीडी। अब इसमें ओल्ड बैड डेट्स मतलब क्या? जो वो बूढ़े बूढ़े लोग होंगे जिन्होंने पैसे डुबाए उनको ओल्ड बैड डेट्स कहेंगे, और जो जवान लोग हैं डेटर्स हुए उन्होंने पैसे डुबाए तो उनको न्यू बैड डेट्स कहेंगे। ऐसा है? मतलब क्या है यार? ओल्ड बैड डेट्स न्यू बैड डेट्स होता क्या है? मतलब अगर 100-150 दिन पुराने होंगे तो उनको ओल्ड बैड डेट्स, और अगर 10-15 दिन वाले होंगे तो उनको न्यू बैड डेट्स। ऐसा? जो लास्ट ईयर के होंगे वो ओल्ड बैड डेट्स और जो इस साल के होंगे वो न्यू बैड डेट्स। ऐसा? सच सुनो अभी क्या है? ओल्ड बैड डेट्स इज नथिंग बट द बैड डेट्स दैट हैज बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। न्यू बैड डेट्स मींस द बैड डेट्स दैट इज येट टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, अब इसी को हम लोगों को कैसे सिखाया जाता था 11th-12th में, कैसे सिखाया जाता है ये बताया जाता है कि ओल्ड बैड डेट्स मतलब ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स बने एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स।
अब इसका मतलब ही क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस में मतलब उसका जर्नल एंट्री पास हो चुका है, और एडजस्टमेंट में मतलब अभी तक उसका जर्नल एंट्री पास होना बाकी है। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है। दूसरा, उसके बाद अपन और एक पढ़ते हैं, प्लस ओल्ड आरडीडी माइनस न्यू आरडीडी, ऐसा पढ़ते हैं अपन, है ना। यहां लिख देता हूं मैं, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स माइनस ओल्ड आरडीडी ठीक है, प्लस न्यू आरडीडी। मैंने कहा आरडीडी लेकिन लिखा पीडीडी। ठीक है, 11th और 12th में आरडीडी नाम ज्यादा पॉपुलर है ना। आरडीडी का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, उसमें भी अलग अलग नाम आता है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, है ना, ऐसे अलग अलग नाम हम लोग पुकारते हैं। तो सबसे पहली बात, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या है। देखो, आप सब लोग मेरे कस्टमर्स हो, मैंने आप सबको क्रेडिट सेल किया है, ठीक है। अब आप लोगों से पैसे अलग अलग वक्त में मिलेंगे, सेल तो एक ही दिन में तो नहीं कर रहा हूं ना, अलग अलग डेट पे सेल कर रहा हूं, तो अलग अलग डेट पे किसी से पैसे मिल रहे हैं, हो सकता है कोई पैसे डुबा दे, ठीक है। अब मुझे विराट से पैसे मिल गए, आदित्य से पैसे मिल गए, ठीक है, माहिब से पैसे मिल गए, सानिका से पैसे मिल गए, ऐसे एक एक करके मुझे कलेक्शन होते जा रहे हैं, ठीक है। सत्यम से पैसे मांगने का, सत्यम बोला अरे मुझसे पैसे मांग रहे हो, जानते हो मैं कौन हूं, ठीक है। बोला अरे सर मैं तो मजाक कर रहा था समझे बात। तो इसने पैसे नहीं दिए, डुबाए, ठीक है। प्रसन्ना से पैसे मांगने का, प्रसन्न आप क्या मेरे कॉन्टैक्ट्स कहा था क्या मालूम है आपको? फोन लगा अभी, बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं तो मजाक कर रहा था गेटिंग मी। सो कुछ लोगों ने पैसे डुबाए, समझ लो बात को। अब ऐसे होते 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 सब लोगों से किसी से पैसे मिल रहे, किसी ने पैसे डुबाए, ठीक है। अब ऐसा होते होते मान लो यहां पर ऐसा हुआ कि वेदांती ने, सौजन्य ने, इन दोनों ने पैसे डुबाए, मान लो, ठीक है। अब इन दोनों ने पैसे डुबाए तो ये तीनों इनकी संगत के लोग हैं, एक ही बेंच में बैठते हैं, बराबर। तो ये दोनों ने तो पैसे डुबा दिए, दे आर श्योर शॉट बैड डेट्स, लेकिन ये तीनों पे मेरे को डाउट हो रहा है, ठीक है। ये इनकी संगत में है, मेरे को डाउट हो रहा है, ठीक है। और पैसे मांगने के लिए अगर फोन भी करो तो नॉट रीचेबल, ठीक है। या अगर उठा भी लिया गलती से, अरे सर वो बहुत जल्दी में बात में करते, हाँ फट से रख दिया, मतलब ऐसे टाले जा रहे हैं, हो ना। तो ऐसे कहीं ना कहीं डाउट होता है कि यार ये देंगे कि नहीं देंगे यार, समझ रहे बात को। नाउ अकाउंटेंट्स आर टिपिकली नोन एज कंजर्वेटिव अकाउंटेंट्स, ठीक है। ये नेचर है अकाउंटेंट्स का, कंजर्वेटिव। हम लोग बहुत कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, यानी हर लॉस के चांसेस को हम पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर पैसे डूबने के चांसेस है, तो मैं उसे अभी के अभी रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं। तो मैं अगर इसे रिकॉग्नाइज करूंगा तो कैसे कहूंगा? मैं इसे कहूंगा एज डाउटफुल डेब्ट्स। मैं इसे बैड डेट्स नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा? डाउटफुल डेब्ट्स। सो देयर इज अ डिफरेंस। बैड डेट्स मतलब जिन्होंने पैसे डुबा दिए, डाउटफुल डेब्ट्स मतलब जहां पे शक हो रहा है कि पैसे डूब सकते हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है। सो सबसे पहली बात, रिजर्व फॉर बैड डेट्स नाम ना देते हुए हम लोग कहेंगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। दूसरी बात, ये रिजर्व नहीं है, ये रिजर्व नहीं है, दिस इज प्रोविजन, ठीक है। रिजर्व और प्रोविजन ये दोनों में एक फर्क होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं रिजर्व और प्रोविजन में फर्क। देखो, आपके जेब में पैसे है, ठीक है, आपके वॉलेट में पैसे है, ठीक है। वॉलेट में जो पैसे है इसमें से अभी आपको अभी पैसे मिले, पॉकेट मनी या जो भी मिला है, मस्त पैसे मिले, तो अपने पास अभी मान लो 4,000 रुपए है, ठीक है। 4,000 रुपए में से मुझे मालूम है कि अपने को 1,000 रुपए तो पेट्रोल में लगने ही लगने हैं, तो अपन ने क्या किया, वहां से 1,000 रुपए निकाल लिए, क्योंकि अपने को मालूम है अपन फालतू खर्च कर देते हैं, तो अपन ने 1,000 रुपए निकाल के कहीं और रखा, ठीक है। ऐसा करते हैं अपन कई बार। मैं जेंट्स वॉलेट के बारे में कह रहा हूं, लेडीज वॉलेट का मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेडीज वॉलेट पे सब चीजें एक साथ ही कहीं तो भी रखे रहते हैं, और अगर रखे भी है तो ढूंढना बहुत पड़ता है मेरे ख्याल से। हाँ, ये बेटर है। हाँ, तो मैं फॉर एग्जांपल अगर बाई चांस अगर मैं कभी बाहर से कभी घर आया और घर की चाबी मेरी बीवी के पर्स में रखा रहा, अगर वो ढूंढ रही है वहां पर, तो मैं बोलता हूँ काम करते घर तोड़ देते यार दरवाजा अपन, लेकिन तू रहने दे यार, चाबी मत ढूंढ, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन व्हाटएवर मतलब सबके नहीं होते, आप लोग तो एक्सेप्शंस में हो सकते हो। खैर, भूल जाता हो यार, लड़कियों की भी अच्छी खासी मेजोरिटी है, ज्यादा बोलने से पिटना विटना भी हो सकता है। भाई बचाने आ जाना तुम लोग, ऑल द बॉयज, ठीक है। हाँ, वो लोग भी मार खाएंगे। अच्छा खैर,
तुम लोग आजू बाजू में जो लोग बैठे हो वो लोग ज्यादा पंगे मत लो, अभी पिट जाओगे। ठीक है, हाँ जी। मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जैसे हम लोग मान के चलो 4000 में से 1000 हम लोगों ने अलग से हट रख दिया है ना। ये रखा है किस लिए? फॉर अ डिफाइंड पर्पस, पेट्रोल। समझ रहे हो? तो जब मैं पैसे अलग रख रहा हूं, मेरे ही पैसे अलग हटा के रख रहा हूं, क्यों रख रहा हूं? फॉर अ डिफाइंड पर्पस, दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजन। प्रोविजन फॉर अ नोन एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर अ नोन लॉस, जो होने वाला है, मुझे मालूम है, उसके लिए अगर मैं कुछ बंदोबस्त करके रख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोविजन। ठीक है, अब आपके पास 4000 रुपए थे, आपने 1000 यहां पे रख दिए, आपने क्या किया, और 1000 रुपए निकाल के, कई बार नहीं होता अपना ऐसा, अपन वॉलेट में ऐसे जगह पे रख देते जहां पे जनरली हमारा हाथ नहीं लगता, होता है। कोई फोटो वोटो के पीछे, भगवान के फोटो वोटो रखे अगर, तो उनके पीछे, या अपने कोई स्पेशल अरे स्पेशल बोले तो मम्मी का फोटो वगैरह भी रखते हो ना, मम्मी पापा के फोटो वगैरह रखते हो, उनके पीछे बोल रहा हूं, क्या सोचे सब लोग? हाँ, स्पेशल बोले तो सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आता है सबके। नहीं, वो भी हो सकते हैं, बोल नहीं सकते, कुछ रहते हैं मजनूज या लैलास, करेक्ट करेक्ट, हाँ मैं भूल गया था क्या बोलते हैं। तो अपने एक्स के फोटोज बड़े संभाल के रख लेते हैं वो लोग, ठीक है ना, बीच बीच में देख के। फिर जगजीत सिंह के गजलें याद आ जाते हैं, बराबर। खैर, आई होप किसी के जख्मों पे मैंने नमक मिर्च नहीं छिड़क दिया यार, ठीक है। तो वहां वो उस फोटो के पीछे जहां पे हम लोग जनरली हाथ कम रखते हैं, कि ये क्यों रखा अपन ने? नॉट फॉर एनी डिफाइंड पर्पस, लेकिन रख दिया यार, कभी भी आगे चल के काम में आ सकता है यार, फालतू खर्च कर देंगे, उससे अच्छा रख देते। दिस इज रिजर्व, पर्पस अलग है, समझ रहे हो बात को? सो रिजर्व अलग होता है, प्रोविजन अलग होता है। अब जरा समझने की कोशिश करो, मुझे मालूम है कि पैसे डूबने के चांसेस है, मेरे को ऑलमोस्ट यकीन है कि ये तीनों पक्का पैसे डूबाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरे को ऑलमोस्ट यकीन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विश्वास है कि नहीं शायद पैसे दे दे, ठीक है, तो ऐसा अगर है, देन इन दैट केस मैं डाउटफुल डेब्ट्स के लिए क्रिएट कर रहा हूं प्रोविजन, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी रिजर्व, क्योंकि पर्पस इज डिफाइंड। समझ रहे हो बात को? सो व्हेन द पर्पस इज डिफाइंड वी यूज द वर्ड प्रोविजन। तो मैं यहां पर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ना कहते हुए क्या कह रहा हूं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब ये पूरा एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, अपन मस्त याद कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली दिस इज द बैड डेट्स दैट हैज बीन ऑलरेडी एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस, यानी जिसका जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है। दिस इज द बैड डेट्स जिसका अभी तक जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ, यानी यह अपीयर हो रहा है एडजस्टमेंट में एज एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ठीक है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ठीक है। ओल्ड पीडीडी, सर ये भी वही है जो ट्रायल बैलेंस में है? वेट अ मिनट, ओल्ड पीडीडी इज बेसिकली ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। और ये जो न्यू पीडीडी होता है, दिस इज बेसिकली द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। देयर इज अ पर्टिकुलर अकाउंट विच इज मेड, उसका बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। अब ये सब चीजें अकाउंट बना के कौन बताए? इसलिए भाड़ में गया अकाउंट, भाड़ में गया डेबिट क्रेडिट, सीधा ये फॉर्मूला रट्टा बनने का आंसर आ गया। नाउ दिस इज समथिंग दैट वाज मेड सिंपल एट 11th and 12th, क्योंकि वहां पर हर बंदा दिमाग लगाने वाला नहीं है, लेकिन सीए में सिर्फ दिमाग लगाने वाले लोग ही आएंगे, इसलिए आपको यह सीखना जरूरी है। यह फॉर्मूला बना के एग्जाम में 3 घंटे में बिल्कुल जाओ, लेकिन यही सीख के जाओ। वी नेवर नो कि ये कौन से अकाउंट है, क्या हो रहा है, किधर डेबिट हो रहा है, किधर क्रेडिट हो रहा है, कभी पता ही नहीं हम लोगों को। इसके बगैर अगर आगे बढ़े देन यू आर एन इनकम्प्लीट सीए। समझ रहे हो बात को? सो लेट्स लर्न कि ये क्या हो रहा है पूरा का पूरा। ओके, चलो ठीक है। तो मेरा पहला इफेक्ट तो मैंने फिलहाल क्या बताया कि भैया पीएनएल के डेबिट में जाएगा, ये फॉर्मूला लगा के आता है ये, और ये वाला जो डेबिट है ना, ये इधर आता है, न्यू बैड डेट्स, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, डेबिट में से ये क्रेडिट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, माइनस। सो दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, माइनस फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। अब इस चीज को अच्छी तरह से सीख लो। देखो यार एक बात बताओ, अगर मान के चलो, नॉर्मल फिलोसॉफी मैं बता रहा हूं,
अगर आप किसी चीज में कमजोर हो और आपको मालूम है कि उस कमजोरी का सब फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, एक बार फायदा उठाया, 2 बार फायदा उठाया, 10 बार उठाया, 20 बार उठाया, उसके बाद क्या आप लोग उस कमजोरी को वैसे ही रहने दोगे कि सब फायदा उठाते हैं, अरे उठाने दे यार, चलने दे, ऐसे ही करोगे कि उस कमजोरी को इंप्रूव करोगे? इंप्रूव करोगे ना। यही चीज यहां पे होता है। ये जो फंडा है ना, ये लोग नहीं पढ़ते, ये नहीं पढ़ते, और इंस्टीट्यूट को ये मालूम है, तो इंस्टीट्यूट इस पे अटैक करते रहता है, ठीक है। अब अटैक करते रहता है तो हम लोग क्या करें, छोड़ यार, नहीं पढ़ के जाते यार, करने दे यार अटैक, फिर से मार खा के आ जाएंगे, ऐसा करे कि नहीं यार, अटैक करेगा तो सीख लेते यार, देखते इस बार पूरी तरह से प्रिपेयर होके जाते हैं, हार्ड है तो क्या हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड इट। एंड मैं पहले से ही कहता हूं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज हार्ड, सम थिंग्स कैन बी चैलेंजिंग बट इट्स नॉट हार्ड, है ना। तो वही देखते हैं जरा यहां पे क्या होगा, ओके। तो इस चीज को समझने के लिए ये इफेक्ट तो मैंने देख लिया, लेकिन अगले पेज में आप देख रहे हो मैंने क्या कहा, वी आर लर्निंग रिकॉर्डिंग ऑफ बैड डेट्स, हाउ बैड डेट्स इज रिकॉर्डेड, लेट्स लर्न द कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। तो देखो अभी क्या है बैड डेट्स रिकॉर्डिंग में, आप वहां पे चार्ट में क्या देख पा रहे हो कि 2 तरह से रिकॉर्डिंग होता है, एक है ऑन एक्चुअल बेसिस और एक होता है ऑन एस्टिमेशन बेसिस। मतलब क्या हुआ, समझ लो बात को। रिकॉर्डिंग ऑफ बैड डेट्स इज अ लॉस, ठीक है। लॉस को कब रिकॉर्ड करूं, तो या तो ऑन एक्चुअल बेसिस मतलब मैं पैसे मांगने गया, आगे वाले ने बोला नहीं देता, जा क्या कर लेगा, ठीक है, लॉस हो गया भाई, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअल। लेकिन अभी मैंने इन तीनों के बारे में कहा, डाउट हो रहा है यार, हो भी सकता है, या जरा सोच के देखो, ऐसा भी नहीं, कोई स्पेसिफिक पर्सन वाइज नहीं, लेकिन बिजनेस में कई बार ऐसा होता है यार, जो भी मैंने सेल किया ना, अंदाजन 10% तो डूबता ही है यार, होता है ऐसा, तो दैट इज एन एस्टिमेशन, समझ लो बात को। तो 2 तरह से रिकॉर्डिंग हो सकती है, एक तो एक्चुअल बेसिस से, एक्चुअल बेसिस से अगर हमने किया, सो एंट्री होता है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। एक्चुअल बेसिस से एंट्री होता है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ओके। ये एंट्री कब पास किया जाता है, इन द ईयर ऑफ एक्चुअल लॉस, ठीक है, इन द ईयर ऑफ एक्चुअल लॉस। जब पैसे एक्चुअल में डूबे तब एंट्री पास करेंगे अपन, ठीक है। अब इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। सो हम लोग इसके नीचे में यहां पे जो स्पेस दिख रहा है इसको यूज करेंगे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ लेजर बनाएंगे, जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, सीधा लेजर बनाएंगे, ठीक है। लेट अस डिफाइन दिस ईयर एज से 2021, ठीक है, 2021 में हमने सबसे पहले कुछ क्रेडिट सेल किए, तो मैं यहां पे बना रहा हूं डेटर्स अकाउंट, ठीक है, और मैं बना रहा हूं सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब वैसे डेटर्स नाम का कोई अकाउंट नहीं रहता है, अलग अलग बंदों के अकाउंट होते हैं, तो मैं अलग अलग नाम ले रहा हूं। मान लो मैंने ए से परचेज किया, सॉरी सेल किया, ए को सेल किया है, ठीक है। मैं फिलहाल वहां पे ए लिख रहा हूं, वहां पे ऐसा नहीं आता, वहां पे सेल्स लिखा रहता है, पर्टिकुलर कॉलम में अपन लिखते हैं टू सेल्स, लेकिन मैं जस्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं नाम। मान लो हमने इसको 5 लाख रुपए का सेल किया है, तो 5 लाख रुपए डेटर्स डेबिट, 5 लाख रुपए सेल्स क्रेडिट। इसी तरह से हमने बी को सेल किए 6 लाख रुपए का, तो 6 लाख रुपए से डेटर्स डेबिट, 6 लाख रुपए से सेल्स क्रेडिट, ठीक है। इसी तरह से हमने सी को सेल किया है 8 लाख रुपए का, ठीक है, तो 8 लाख रुपए इस तरह से आ गए, गेटिंग मी। ऐसे ही डी को सेल किया 4 लाख रुपए, और ई को सेल किया 3 लाख रुपए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई हैव रिकॉग्नाइज्ड एन इनकम राइट नाउ, आई हैव रिकॉग्नाइज्ड इनकम वर्थ हाउ मच, 5 लाख प्लस 6 लाख प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया, ठीक है। इतने का मैंने इनकम रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन क्या ये पैसे आ गए मेरे पास, नहीं, ये पैसे आने के हैं, तो यहां पर ये दिख रहा है रिसीवेबल, ऐसा इंफॉर्मेशन फिलहाल दिखाई दे रहा है, ठीक है।
अब मैं इस साल पैसे मांगने गया, तो जैसे ही पैसे मांगने गया, ये बना रहा हूं मैं कैश अकाउंट, ठीक है। ए ने पैसे दे दिए, ए ने पैसे दे दिए, ठीक है, यहां पर आ गया ये 5 लाख। बी ने पैसे दे दिए, यहां पर आ गए ये 6 लाख। क्या दिख रहा है आपको? ये रिसीवेबल से कैंसिल हो रहा है और पैसे आ गए, कैश में दिख रहा है। सी ने भी पैसे दे दिए, यहां आ गया, ठीक है। डी से पैसे मांगने गए, तो डी ने 3 लाख रुपए दे दिए, 3 लाख दिया, ठीक है। तो 3 लाख दिया, तो कैश को यहां पे ऐसा ऐसा कर दिया अपन ने, ठीक है। ई से पैसे मांगने गए, ई ने अभी तक पैसे दिए नहीं, इसने मतलब मान के चलो जैसे ही पैसे मांगने गए ये इधर उधर भाग रहा है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया, वो बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है। बोला पैसे नहीं है, ऐसा कैसा नहीं देगा, ठीक है। तो अपने जैसे और भी लोग थे, मैटर कोर्ट तक गया, कोर्ट में जाके सब सेटलमेंट हुआ, पता चला कि ई वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है। अब ये इंसॉल्वेंट हो गया, इसकी वजह से अपने को सिर्फ मान के चलो 50 पैसे इन अ रुपी मिला, 50% पैसे मिले। तो 3 लाख में से कितना मिल गया? 1,50,000। तो मैं 1,50,000 यहां से क्रेडिट कर देता हूं और 1,50,000 यहां पे डेबिट कर देता हूं, चलेगा। लेकिन बाकी के 1.5 लाख बैलेंस रख के मतलब है क्या? एक्चुअल लॉस हो गया, कहना से सो। तो अगर एक्चुअल लॉस हो गया, मैं इसे बोलूंगा कि भाई पैसे नहीं मिले, ये डूब गए, तो मैं बाकी के 1.5 लाख रुपए क्या करूंगा? यहां से ट्रांसफर कर दूंगा बैड डेट्स में, ठीक है। ये हो गया। देखो डेटर्स में कुछ बैलेंस अभी भी है क्या? कितना बैलेंस है? ये किसका है बताओ तो मुझे। डी का पैसा है। क्या उसने पैसे डूबा है? नहीं। तो क्या करूंगा मैं? फिलहाल के लिए इसे कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। कोई भी पर्सनल अकाउंट में बैलेंस तो रह ही सकता है ना, बंदे इंस्टॉलमेंट्स में भी तो दे सकते हैं अपने को पैसे, बराबर। तो इस उम्मीद से कि वो पैसे दे देगा, मैं उस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं, ठीक है। तो अगर ध्यान से देख रहे हो, जरा देखना मैंने इनकम कितना लिखा था, ये कितना था? सेल्स टोटल 26 लाख, बराबर। ये मैंने 2021 में रिकॉग्नाइज किया। मुझे पैसे कितने मिले देखना जरा, 23,50,000। बराबर है क्या? मैंने क्या किया पता है? मैंने ये किया कि 26 लाख में से 1 लाख तो मिले नहीं और 1.5 लाख तो डूब गए, तो मैंने 26 में से 1 लाख और 1.5 लाख माइनस कर दिया, 23,50,000, बराबर। तो वो मैच भी कर लिया, आपने भी टोटल ले लिया, मैच कर लिया अपने, टैली हो गया, ठीक है। अच्छा, डेटास में अभी भी 1 लाख बैलेंस है और ये 1.5 लाख रुपए डूब गए, बराबर। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 26 लाख में से 23,50,000 मिल गए, 1.5 लाख रुपए डूब गए और 1 लाख रुपए अभी भी मिलने बाकी है, बराबर। तो इस तरह से हमने ये सब कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब हम लोग आ गए हैं ईयर 2022 में, ठीक है, आ गए ईयर 2022 में। कहना ऐसे कि यहां पर ऑलरेडी डेटर्स अकाउंट में बैलेंस होगा, रिसीवेबल फ्रॉम डी 1 लाख, ठीक है, ओके। अब कहना ऐसे कि 2022 में फिर से फ्रेश सेल्स होंगे, है ना। हमने फिर से एफ को सेल किया 4 लाख, जी को सेल किया, जी आता ना ए बी सी डी ई एफ जी, हाँ जी, ई के बाद जी, एफ के, हाँ ई के बाद ई, हाँ तो एफ हो गया, एफ के बाद जी आता है ना, एफ तो लिख दिया, हाँ सॉरी ए बी सी डी भूल गया ठीक है, हाँ जी। तो 5.5 लाख के सेल किए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ना ये एफ 4 लाख, ठीक है, जी 5.5 लाख, ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये अभी ईयर चालू है, 2022 अभी चालू है, अप्रैल हो गया, मई हो गया, ठीक है। अब ऐसे में हम कलेक्शन भी कर रहे हैं, हमें एफ के पैसे मिल गए, 4 लाख रुपए यहाँ पे क्रेडिट, 4 लाख रुपए यहाँ पे डेबिट। हमको जी से भी पैसे मिल गए, 5.5 लाख यहाँ पे क्रेडिट, 5.5 लाख यहाँ पे डेबिट, ठीक है। ऐसा चला जा रहा है। लेकिन अचानक फिर अपने को ध्यान में आया, अरे भाई वो डी के 1 लाख तो अभी भी बाकी है यार, वो तो दिया ही नहीं अभी तक उसने, बराबर, कैरी फॉरवर्ड किया था। तो अपने को आने वाले डेटा से मिल गए, एफ से मिल गया, जी से मिल गया, डी ने दिया ही नहीं। तो अपने फोन किया, फोन नॉट रीचेबल, बोले यार क्या हो रहा है यार, स्विच्ड ऑफ।
घर पहुंचे ताला लगा है, गायब। बोला यार 1 लाख रुपए का बात है यार। तो थोड़ा तलाश किया, पता चला फिर बाद में वो भी सेम फ्रॉड निकला, ठीक है, वो भी इंसॉल्वेंट निकला। और फाइनली अपने को पता चला इससे 60 पैसे इन अ रुपी रिकवर हुआ कोर्ट की तरफ से, 60 पैसे इन अ रुपी। तो 60 पैसे इन अ रुपी मतलब कितने पैसे मिले? 60,000। तो मैं यहां लिखता हूं डी से मिले 60,000, कैश में डेबिट कर दिया, ठीक है। लेकिन बाकी के 40,000 डूबे ना, क्या करूं फिर मैं? ठीक है भैया, बैड डेट्स अकाउंट को कर देते डेबिट, 40,000 बैड डेट्स को डेबिट, 40,000 यहां पे क्रेडिट। कहना ऐसे कि मैंने डी के अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ कर दिया मतलब खत्म कर दिया। डेटर्स में अब ये डी दिखाई नहीं दे रहा है। गेटिंग मी? इसे कहा जाता है राइट ऑफ करना। एक होता है लॉस को रिकॉग्नाइज करना, दूसरा होता है डेटर को राइट ऑफ करना। आपने अभी अभी जो फर्दर बैड डेट्स में सीखा है, आपने यही देखा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये जो पहला इफेक्ट आपने देखा है, दिस इज रिकॉग्निशन ऑफ लॉस, और ये जो दूसरा इफेक्ट आपने देखा है, माइनस फ्रॉम डेटर्स, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज राइटिंग ऑफ डेटर्स। समझ रहे हो बात को? ओके, चलो यार ये तो कर दिया, ठीक है ना। अब ऐसे ही सेल चलता जाएगा, इस तरह से सब जर्नी चलता जा रहा है, बराबर। कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है यहां पे? कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है क्या? ये जो कुछ भी किया इस प्रोसेस में, कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है क्या? अभी अभी मैंने एक बैड डेट्स की एंट्री पास किया है, कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है क्या आपको? नहीं, वो तो एंड में करूंगा मैं। यहां पर ये भी क्लोज होगा पीएनएल में, ठीक है, ये भी ट्रांसफर किया जाएगा ट्रेडिंग में, ठीक है। लेकिन जरा एक बार सोच के देखना, एंड में यहां पे जब अपन ने ट्रेडिंग पीएनएल बनाया तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे लिखा 26 लाख, बराबर, और मैंने बैड डेट्स कितना लिखा यहां पे? 1,50,000, करेक्ट? ओके, जरा ध्यान से देखना, ये जो 26 लाख है इसमें डी के ये 4 लाख इंक्लूडेड है, कहने से सो, ठीक है, ये इस 26 लाख में इंक्लूडेड है। ओके, ये जो डूबे है वो उस 26 लाख में से ही डूबे, बट कैन आई से दिस 40,000 इज ऑल्सो लॉस फ्रॉम 26 lakhs? कुछ समझ में आ रहा है? ये जो 40,000 है ये इनकम करके मैंने कब रिकॉग्नाइज किया था? कहने से 2021 में, और मैंने उस लॉस को कब रिकॉग्नाइज किया? 2022 में। कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है? गेटिंग मी? यहां पे हो रहा है वायलेशन ऑफ मैचिंग। कुछ समझ में आ रहा है? नाउ दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर डेफिनेटली पॉसिबल, ये होना ही होना है व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग लॉस ऑन एक्चुअल बेसिस। आप इंतजार कर रहे हो कि जब हकीकत में पैसे डूबेंगे तभी मैं एंट्री पास करूंगा। अगर ऐसा करके चलते हो तो आप एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वाट लगा दे रहे हो, ठीक है? कौन से? मैचिंग। गेटिंग मी? अब ये ना हो तो उपाय क्या है भाई? ये तो होना ही है, क्योंकि डी से पैसे डूबे ये तो मुझे 2022 में ही पता चला ना, 2021 में तो पता ही नहीं चला था। तो करेंगे क्या? इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि रिकॉर्ड बैड डेट्स ऑन एस्टिमेशन बेसिस। हम लोग बैड डेट्स की अकाउंटिंग कैसे करेंगे? ऑन एस्टिमेशन बेसिस, ठीक है। अब एस्टिमेशन बेसिस से कैसे होगा? देखो, हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही सेल कर दिया, जैसे ही सेल कर दिया, सेल होने पे हम लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे कि कितना पैसा मिलने के चांस है, कितना पैसा डूबने के चांस है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे कि कितना % बैड डेट्स होने के एस्टिमेशन है, चांसेस है। अब इसमें प्रेडिक्शन दो तरह के होते हैं, ठीक है। प्रेडिक्शन कैन बी, प्रेडिक्शन यहां पे मैं ऐसा लिख रहा हूं, प्रेडिक्शन ऑफ बैड डेट्स, ठीक है। ये दो तरह से हो सकते हैं, या तो एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, या तो परसेंटेज ऑफ डेटर्स, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सेल्स या परसेंटेज ऑफ डेटर्स, ये दो तरह के एस्टिमेशन होते हैं। मतलब कैसा होता है कि यार जो भी सेल किया उसका ना 5% डूबता ही चाहिए यार, एस्टिमेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। या जो भी पैसा मेरा रिकवरेबल है ना यार, उसका ना 5% डूबता ही चाहिए। जो भी डेटर्स अकाउंट का बैलेंस है उसका 5% डूबता ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज परसेंटेज ऑफ डेटर्स, ठीक है। परसेंटेज ऑफ डेटर्स मेथड में बहुत सारे आगे चल के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं
जो आगे चल के आप सीखोगे, ठीक है। इसके बहुत एडवांस वर्जन्स होते हैं, जिसमें से एक है एजिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। एजिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब क्या हुआ? अकाउंट रिसीवेबल बोले तो डेटर्स, तो हम लोग डेटर्स का उम्र देखते हैं, एज। मतलब कैसा? जैसे आप सब डेटर्स हो मेरे, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि कितना पास ड्यू है सब लोगों से। हो सकता है किसी से 15 दिन पुराने डेटर्स हो, कोई 30 दिन पुराने डेटर्स हो, कोई 50 दिन पुराने डेटर्स हो, कोई 100 दिन पुराने डेटर्स हो। तो इसके मुताबिक हम लोग अंदाज लगाते हैं। जो 15 दिन पुराने हैं इनमें बैड डेट्स के चांसेस लगभग नहीं है। जो 30 दिन पुराने हैं इनमें ना 1% डूबने के चांसेस है। जो 50 दिन पुराने हैं इनमें 3% डूबने के चांसेस है। जो 100 दिन पुराने हैं इनमें ना लगभग 10% डूबने के चांसेस है, और उससे भी अगर कोई ज्यादा है तो भाई 50% डूबने के चांसेस है। समझ लो बात को? इस तरह से एस्टिमेशन लगाया जाता है, और फिर हम लोग सोचते हैं कि कितने पैसे डूबने के चांस है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अपने एग्जामिनेशन में अपने को हमेशा हमेशा से सिर्फ ये वाला पूछा जाता है, लेकिन देयर इज वन मोर टेक्निक, परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, जान के रख लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट पता चला क्वेश्चन पेपर किसी सरफिरे इंसान ने पिसट किया मेरे जैसे, ठीक है, तो हो गया यार ऐसा कुछ तो भी। हाँ नहीं होगा, दैट इज मोर कंजर्वेटिव। आप परसेंटेज ऑफ सेल्स करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि आप परसेंटेज उतना ही लोगे जितना परसेंटेज ऑफ डेटर्स ले रहे हो। समझने की कोशिश करो, अगर आप डेटर्स का 10% ले रहे हो, सेल्स का शायद 1% लोगे। किडिंग मी? एस्टिमेशन की बात है। एस्टिमेशन की बात में मैं सेल्स के बेसिस में भी एस्टिमेशन कर सकता हूं, मैं डेटर्स के बेसिस में भी कर सकता हूं, बस परसेंटेज वेरी करेगा। ठीक है, अगर डेटर्स के बेसिस में तो परसेंटेज थोड़ा ज्यादा रहेगा, और सेल्स के बेसिस पे तो ऑब्वियसली यार उसमें से तो कलेक्शन होंगे कुछ ना कुछ, तो परसेंटेज थोड़ा कम होगा। हाँ, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, ऐसा नहीं बोल सकते, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या एंट्री पास करना है? जो भी अपन ने एस्टिमेट कर लिया, सबसे पहले अंदाज लगा लिया। अंदाज लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसी साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और हम क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट को। ठीक है, अभी पैसे डूबे नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी अंदाज लगा ले रहा हूं, एक कैलकुलेट कर रहा हूं रफ फिगर कि ऐसा ऐसा कुछ तो भी होने के चांस है। और मैंने क्या कर लिया? मैंने इसी साल के पीएनएल को डेबिट कर दिया और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, क्या मैंने डेटर्स को क्रेडिट किया? तो क्या मैंने किसी डेटर को राइट ऑफ किया? नहीं किया। व्हाट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स? इट इज कॉन्ट्रा डेटर्स। कॉन्ट्रा डेटर्स। कॉन्ट्रा अकाउंट्स याद है? मैंने एंड में आपको सिखाया था कि कॉन्ट्रा अकाउंट्स को पहले क्लोज किया जाता है। देयर इज अ मेजर अकाउंट, देयर इज अ माइनर अकाउंट, है ना? सो दिस इज कॉन्ट्रा डेटर, यानी ये डेटर का उल्टा है। ठीक है, तो मैंने फिलहाल डेटर को राइट ऑफ नहीं किया। देखो, आप सब मेरे डेटर्स हो, अब मुझे नहीं मालूम कौन पैसे डुबाएगा कौन पैसे देगा, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो मैंने अंदाज लगाया कि यार आप सबसे जितने भी पैसे मिलने वाले हैं उसका अंदाजन 5% डूबेगा यार, अंदाज लगाया मैंने ऐसा। ठीक है, अंदाज लगा के मैंने क्या किया? मेरे पीएनएल को पहले डेबिट कर दिया, मैंने लॉस को उसी साल रिकॉग्नाइज कर लिया, और मैंने प्रोविजन को क्रेडिट करके रख दिया। मैंने आप में से किसी के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, मुझे नहीं मालूम आप में से कौन पैसे डुबाएगा, मैंने प्रोविजन में क्रिएट करके रख दिया। प्रोविजन बोले तो बंदोबस्त, यानी अब आगे चल के आप में से किसी ने भी पैसे डुबाए तो वो मैंने वहां पे क्रिएट करके रख दिया, भाई उधर से एडजस्ट कर लूंगा। समझे बात को? दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। ओके, ये एंट्री कब पास किया जाता है? इन द ईयर ऑफ सेल्स। जिस ईयर में सेल किया उसी ईयर में हमने ये एंट्री पास किया। ठीक है, अब यह हो सकता है कि इस साल में कुछ एक्चुअल बैड डेट्स हुए हो। ठीक है, एक्चुअल बैड डेट्स हुए हो, और यह भी हो सकता है कि अगले साल कुछ बैड डेट्स हुए हो। ठीक है, सो देखो, अभी जब लॉस हुआ आगे चल के, वेन एवर द लॉस एक्चुअली अकर्ड, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं लॉस को रिकॉर्ड करूंगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट,
टू डेटर्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जिस ईयर में लॉस हुआ उस ईयर में, ठीक है। लेकिन मैं बैड डेट्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट ऐसे क्लोज करूंगा, तो क्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल ट्रांसफर इट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। सो इन द ईयर ऑफ लॉस मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करूंगा और बैड डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। देखो मैं लॉस को उसी साल में लिख रहा हूं, एंट्री बैड डेट्स को मैं उसी साल में लिख रहा हूं जब लॉस हुआ, लेकिन द पॉइंट इज कि मैंने उस बैड डेट्स को पीएनएल में कब ट्रांसफर किया, अभी किया क्या नहीं, पीएनएल में मैंने पहले ही कर दिया था। पीएनएल में डेबिट करके मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में एक अमाउंट को पार्क करके रखा था, ठीक है। अब क्या हुआ, जब बैड डेट्स एक्चुअल में हुआ तो मैंने उस बैड डेट्स को राइट ऑफ कैसे किया, बाय ट्रांसफरिंग इट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जैसे मान के चलो ये हुआ है 2021 में और ये हो रहा है, ये क्या है, ये कैसा रिंगटोन है, हे भगवान भाई ऐसे मत रखा करो, रात के 12 बजे बाई चांस अगर ऐसे रिंगटोन बज गए तो हो गया फिर। हाँ जी, तो मान के चलो कि लॉस एक्चुअल में 2022 में हुआ, जो अभी डी के बारे में मैंने कहा था, ठीक है, तो वो 2022 में हुआ है। अच्छा अच्छा बस बस हो गया। देखो अभी तो मैंने अभी जैसे डी के बारे में कहा था, डी का लॉस कब हुआ था 2022 में, ठीक है, तो मैं डी का एंट्री उसी ईयर में कर रहा हूं कि भाई उसने पैसे डुबा है, डेटर को मैंने क्रेडिट उसी ईयर में किया 2022 में, बैड डेट्स को भी डेबिट मैंने 2022 में किया, लेकिन मैं इस बैड डेट्स को 2022 के पीएनएल में ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं। मैं इस बैड डेट्स को कैसे राइट ऑफ कर रहा हूं, बाय ट्रांसफरिंग इट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे बना था, ये 2021 में बना था और मैंने 2021 के पीएनएल को ही डेबिट कर दिया था बाय द अमाउंट ऑफ द डाउटफुल डेब्ट्स। तो जरा ध्यान से देखना, मैंने लॉस को कब रिकॉग्नाइज किया, इन द ईयर ऑफ सेल्स, लेकिन मैंने डेटर को राइट ऑफ कब किया, इन द ईयर ऑफ लॉस, ठीक है, यहां पे लिख के रखो, लॉस या लॉस भी ना लिखते हुए पीएनएल लिखो, पीएनएल डेबिटेड इन द ईयर ऑफ सेल्स, अप्लाइंग मैचिंग, ठीक है। और डेटर्स क्रेडिट यानी रिटर्न ऑफ इन द ईयर ऑफ लॉस। देखो जब मैं एस्टिमेट कर रहा हूं तब डेटर्स को राइट ऑफ करना गलत है, इसलिए उस सेल के पीएनएल को डेबिट करके रख दिया और मैंने प्रोविजन को क्रिएट करके रख दिया, ठीक है। और जब लॉस हुआ तो उस साल के पीएनएल को चार्ज करना गलत है, ठीक है, तो मैंने पीएनएल को तो पहले ही चार्ज करके रखा था, जब लॉस हुआ तब मैंने डेटर्स को राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। सो इसमें पूरी तरह से हर प्रिंसिपल का मान रखा जा रहा है, कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो गया, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि मुझे अनफॉर्चुनेटली आपको यही सिखाना पड़ रहा है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि दिस इज द टेक्निक दैट इज एक्सपेक्टेड इन योर एग्जाम। लेकिन ये जो टेक्निक है इसमें मैं ये भी बता दूं कि ये ऐसा वाला टेक्निक है, इसका एक इजी टेक्निक है, लेकिन मैं आपको वो बता नहीं पा रहा हूं क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दो टेक्निक बताऊंगा एक ही चीज के तो अपने को कंफ्यूजन होगा। और मैं जो दूसरा टेक्निक बताऊंगा वो इजी टेक्निक है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं चलता, प्रॉब्लम ये है, एग्जाम में नहीं चलता इसलिए बताऊंगा नहीं मैं, रहने दो उसको। यही वाला टेक्निक एग्जाम में चलता है, इसी को सीख के जाओ। दूसरा टेक्निक इज इजियर, वही आप टेक्निक आगे चल के भी पढ़ोगे, लेकिन अभी के एग्जाम के लिए यही टेक्निक सीखना होगा अपने को, ठीक है। कुछ जमा, चलो तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं, इन द ईयर
ऑफ सेल्स। ठीक है, अब मैं इकट्ठा लिख रहा हूं, ABCD करके नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं ऐसा लिख रहा हूं, डेटर्स और सेल्स। लेट अस अज्यूम 26 लाख के सेल्स हुए, 26 लाख यहां पे डेबिट कर दिया, 26 लाख यहां पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब कुछ पैसे मुझे मिल गए, अपने को मिल गए 23,50,000, तो 23,50,000 मिल गए, तो मैं कैश को डेबिट कर देता हूं 23,50,000। ठीक है, डेटर्स को क्रेडिट कर देता हूं 23,50,000। ठीक है, कुछ पैसे एक्चुअल में अभी डूब गए, अगर अभी के अभी डूब गए तो मैं वो तो बिंदास बैड डेट्स को डेबिट कर सकता हूं। अगर अभी के अभी डूबे, मान लो 1,50,000 रुपए, ठीक है, तो मैं अभी के अभी बैड डेट्स को डेबिट कर देता हूं। ठीक है, लेकिन कुछ पैसे डूबने के चांसेस है, अभी नहीं डूबे लेकिन डूबने के चांसेस है, 40,000 इज डाउटफुल। ठीक है, तो 40,000 इज डाउटफुल, तो मैं क्या करूंगा, मैं जब इस साल का P&L बनाऊंगा, एंड में ट्रेडिंग एंड P&L, मैं ट्रेडिंग P&L मर्ज करके बना रहा हूं, मैं इसे तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दूंगा 26 लाख, यहां पर आ गया सेल्स 26 लाख, ये क्लोज हो गया नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट्स को भी मैं ट्रांसफर कर दूंगा P&L में 1,50,000, बैड डेट्स 1,50,000, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं एक और एंट्री पास करूंगा, दैट विल बी फॉर प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। P&L अकाउंट को मैं इसी साल डेबिट कर दूंगा 40,000 से, जो मुझे लग रहा है कि डाउटफुल है, लेकिन मैं यहां क्रेडिट नहीं करूंगा। कहां नहीं करूंगा, यहां मैं क्रेडिट नहीं करूंगा। कहां नहीं करूंगा, डेटर्स अकाउंट में। समझ में आ रहा है, डेटर्स अकाउंट में मैं फिलहाल के लिए क्रेडिट नहीं करूंगा। मैं फिर कहां क्रेडिट करूं, एक कॉन्ट्रा डेटर्स अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यहां क्रेडिट करके रख दूंगा 40,000। समझ रहे हो, ये यहां की जगह यहां पे किया है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग डेटर्स आई क्रेडिटेड प्रोविजन। ओके, तो मैंने इस साल में अल्टीमेटली कितना रिकॉग्नाइज कर लिया, 1,90,000। ओके, अब आगे चल के कुछ अकाउंट्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, कौन से, सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड होगा डेटर। अब डेटर में कितना बैलेंस होगा मुझे बताओ, 26 लाख में से कितना माइनस हो रहा है, नहीं, देखो डेटर्स अकाउंट को ध्यान से, 1 लाख बैलेंस, मेरे ख्याल से पहले भी इतना ही बैलेंस था, डी के 1 लाख बैलेंस थे बराबर, तो यहां पर ये बैलेंस आ जाएगा 1 लाख ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, अभी भी डी से 1 लाख रुपए रिसीवेबल है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ एक और अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो क्या रहा है, कौन सा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यहां मैंने क्रेडिट करके रखे 40,000 ब्रॉट फॉरवर्ड। ये मैं क्या लिख रहा हूं कि भाई 1 लाख रुपए रिसीवेबल है, लेकिन इसमें से 40,000 ना डाउटफुल है, यानी कंफर्म मुझे मिलने वाले हैं 60,000, लेकिन यार 40,000 डाउटफुल है। गेटिंग मी, तो मैंने ऐसा लिख के रखा है। अच्छा, अब आगे चल के जब बैड डेट्स हुआ, मैं क्या करूंगा, बैड डेट्स अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। बैड डेट्स हुआ उतने ही 40,000, डी ने 40,000 डुबाए थे, तो 40,000 से बैड डेट्स अकाउंट को किया डेबिट, और अब मैं 40,000 यहां कर रहा हूं क्रेडिट। कहानी वही है, 2022 में आए हम, डी ने बाद में पैसे डुबाए इन द मंथ ऑफ से जून, जुलाई और अगस्त, कभी तो भी। ठीक है, तो मैं डी के अकाउंट को राइट ऑफ उसी ईयर में कर रहा हूं, उसी मंथ में कर रहा हूं। लेकिन द पॉइंट इज कि ये जो अकाउंट है ये भी नॉमिनल अकाउंट है। अगर मैंने इस साल डेबिट किया तो क्या मैं इस साल के P&L में ले जाऊं, नहीं, P&L मैं पिछले साल ही क्रिएट कर चुका हूं, डेबिट कर चुका हूं। तो जब मैं इसे क्लोज करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसे ट्रांसफर करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में, यहां से ये यहां जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बैड डेट्स क्लोज हो गया, बैड डेट्स को मैंने क्या इस साल के P&L में डाला, नहीं, ये बैड डेट्स पिछले साल के P&L में आ चुका था। मैचिंग कॉन्सेप्ट बराबर आ गया,
जिस साल में सेल था उसी साल में बैड डेट्स आया, और डेटर को उसी साल राइट ऑफ कर देता तो वो भी गलत होता है यार। तो डेटर को मैंने कब राइट ऑफ किया? जब एक्चुअल में उसने पैसे डुबाए तब राइट ऑफ किया। मला येऊ द्या ना क्लास, आता वाजले की 9, बरोबर आहे का? छुपा रुस्तम निकला यार अथर्व अपना, नहीं कभी सोचा ही नहीं था ऐसा अथर्व के बारे में। एकदम अच्छा गुड बॉय वाला, मतलब अभी भी गुड बॉय है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। हाँ अच्छा बट एक्चुअल में यार मतलब बहुत सारे लड़कियां जो डांस करते हैं उनको भी बीट कर देगा वो, बराबर। चलो चलो, ये जमा क्या हो रहा है, ये लॉजिक पकड़ में आया क्या हो रहा है एवरीवन? चलो ठीक है। सो विच मेथड इज मोर एक्यूरेट? एस्टिमेशन बेसिस। एक्चुअल बेसिस में जाओगे तो उसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट का वायलेशन होगा, अगर एस्टिमेशन बेसिस से जाते हो तो फिर वो ज्यादा सही है। अब इसमें डिबेटेबल है कि हम लोग परसेंटेज ऑफ सेल्स करें कि परसेंटेज ऑफ डेटर्स करें। मार्केट में ज्यादातर परसेंटेज ऑफ डेटर्स चलता है, ठीक है। अच्छा, और एक बात जरा ध्यान से देखना, मैं 2021 में जब इन अकाउंट्स को क्लोज कर रहा हूं तो यहां पर आप देख रहे हो कि दो अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, एक तो ये अकाउंट और एक ये अकाउंट, ये दोनों ही कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, मान रहे हो ये बात? तो अब जब मैं आगे चल के बैलेंस शीट बना रहा हूं तो बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए, जरा ध्यान से देखना। ये डेबिट बैलेंस है, बराबर है क्या? ध्यान से देखना, डेटर्स में कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। 1 लाख का बैलेंस था तो ये डेबिट बैलेंस कहां आना चाहिए? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यहां आना चाहिए डेटर्स 1 लाख, करेक्ट। और प्रोविजन अकाउंट अलग से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन इसमें कौन सा बैलेंस है देखो जरा, क्रेडिट बैलेंस 40,000। तो टेक्निकली ये आना चाहिए यहां लाइबिलिटी साइड में, है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 40,000, ठीक है। लेकिन अभी अभी मैंने क्या कहा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज अ कॉन्ट्रा डेटर। तो कॉन्ट्रा डेटर इफेक्ट दिखाने के लिए हम यहां पे इसे ना लिखते हुए इसे यहां शिफ्ट कर देते हैं। अगर मैंने यहां शिफ्ट किया, साइड चेंज हुआ तो साइन भी चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो डेटर्स में से इसे ऐसा दिखाया जाता है। डेटर्स में से माइनस किया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ऐसा माइनस करके दिखाया जाता है। लेकिन अगर मैंने माइनस करके ऐसा लिखा 60,000, डज दैट मीन कि डेटर्स अकाउंट कैरीज अ बैलेंस ऑफ 60,000? सोच के देखना, अगर मैंने डेटर्स में से माइनस करके दिखाया है इन बैलेंस शीट, डज दैट मीन कि डेटर्स अकाउंट का बैलेंस 60,000 हो गया? डेटर्स अकाउंट का बैलेंस 1 लाख ही है, प्रोविजन का बैलेंस 40,000 ही है। ये सिर्फ इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। So in the next year when I create debtors account, should I write opening balance 60,000? In the next year I will be writing the opening balance as 1 lakh and यहां पर भी opening balance as 40,000। समझ में आ रहा है? अब ये चीज को लेके गलती होती है और इस चीज को इंस्टीट्यूट ट्रू एंड फॉल्स में बिल्कुल पूछ सकता है। और अगर पूछा $1 million गारंटी, $1 million गारंटी, एटलीस्ट बेयर मिनिमम 95 to 98% people all over India will write a wrong answer. गारंटी सब के सब यहां पे लिख के आएंगे ओपनिंग बैलेंस विल बी 60,000। अगर मैंने ट्रू एंड फॉल्स यहां पे बनाया, उसमें मैंने ये लिखा कि डेटर्स अकाउंट का बैलेंस है 1 लाख, ठीक है, ऐसा पूरा एक सिचुएशन क्रिएट किया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का बैलेंस है 40,000 और बैलेंस शीट में ऐसा लिखा है, बैलेंस शीट में मैंने ऐसा लिखा है, ये मेरा बैलेंस शीट है, यहां पे मैंने ऐसा लिखा है डेटर्स 1 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 40,000, यहां पे मैंने लिखा 60,000, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। ओके, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये 60,000 के बाद अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट इन नेक्स्ट ईयर will be 60,000, true or false? अब ये अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ के गए तो यहां पे 100% गारंटी सब आंसर लिख के आएंगे 60,000। ये होता ही होता है। ओके,
तो ये इंस्टीट्यूट के मालूम है कि कोई इतनी बारीकी में पढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस वो ट्रू एंड फॉल्स में पूछेगा। कुछ समझ रहे हो? दिस इज द थिंग। चलो एनीवेज, तो ये बैड डेट्स का पूरा इफेक्ट समझ में आया। फिर अब जरा देखते हैं कि ये ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स वाला कैसे चलता है सर। ठीक है ना, देखो ओल्ड बैड डेट्स मतलब मैंने इस साल में जो एंट्री पास कर दिया 2021 में, उसी कहानी को रिपीट कर रहा हूं मैं। 2021 में 1,50,000 का बैड डेट्स हुआ था, ठीक है। सो 1,50,000 का बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है। ये जो मैंने एंट्री पास कर दिया है इसे मैं कहता हूं ओल्ड बैड डेट्स। ये घूम फिर के कहां जाता है? कहना इसे पीएनएल में जाता है। अगर इस साल का ही बैड डेट्स है इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय ट्रांसफरिंग इट टू पीएनएल। तो ये रहा आपका ओल्ड बैड डेट्स जो पीएनएल में डेबिट होता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा अपने को मान के चलो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के बारे में कहा जा रहा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में क्या किया जाएगा, इसके लिए हम लोग फिर से एक बार यहां पर आते हैं क्योंकि वहां पे मैंने उसके लिए जगह बना के रखा हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, नेक्स्ट पेज में आ जाओ। Try to understand bad debts is a separate transaction and provision for doubtful debts is a separate transaction. अपने फॉर्मूला में सब चीजें मिक्स करके दे दिया जाता है, लेकिन these are two separate transactions. तो अब provision for doubtful debts को अपन अलग से देखते हैं, ओके। इसके लिए क्या किया जाएगा? जर्नल एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन for doubtful debts। ठीक है, ये जाएगा पीएनएल के डेबिट में टू पीडीडी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के क्रेडिट में। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। अब इस बात को समझेंगे कि जनरली पीएनएल में हम बैड डेट्स को भी डेबिट करते हैं, इसलिए ये टू पीडीडी को अपने को सिखाया जाता है कि यहां पे ऐड कर देने का। अपन भी वही करेंगे परंपरा अनुसार। सो ऐड टू बैड डेट्स इन डेबिट ऑफ पीएनएल। बट समझने की कोशिश करो, बैड डेट्स की एंट्री अलग होती है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री अलग होती है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये क्रेडिट बैलेंस है जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, बट दिस इज कॉन्ट्रा डेटर्स। कॉन्ट्रा डेटर्स होने की वजह से ये जो बैलेंस है इसे इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड मैं ऐसा लिख के काट रहा हूं। Instead of writing on the liability side, it is shown as deduction from debtors. ठीक है, यहां ऊपर जो जगह है वहां पर ऐसा लिख के रखो, if balance sheet यहां पे ऐसा है डेटर्स मान लो 1,00,000 माइनस पीडीडी 40,000, आउटर कॉलम में 60,000, ओके। तो अगले साल ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 1,00,000, ठीक है, डेबिट, एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीडीडी इज 40,000 क्रेडिट। ये लिख के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज समझ गया, आज याद रहेगा, शायद कल परसों 3 दिन 4 दिन 10 दिन तक याद रहेगा, लेकिन उसके बाद भूल जाओगे। तो लिख के रखो ताकि कॉन्सेप्ट बुक को के पेजेस जब पलटाओ, जब रिवाइज करो, तब ये ध्यान में आ जाए। और इसके ऊपर कुछ ऐसा स्टार मार्क करके रखना, कुछ तो भी मार्किंग करके रखना, ताकि ध्यान में आए कि एग्जाम के पहले दिन यहां पे मुझे ध्यान देना है।
ऐसा कोई भी अपना एक मार्क स्पेशल रखना, हाँ, हाईलाइट करना, ऐसा कुछ भी करना जो आपको समझ में आए, ऐसे ऐसे मार्क जैसे एग्जाम के पहले दिन अगर मैं पेज पलटा रहा हूं तो यहां पे ध्यान देना है, मुझे याद आ जाए आपको वो मार्क देख के, ठीक है। अब ऐसा कुछ भी कर सकते हो, जैसे अपने बुक में आप लोग पेन का कलर भी वैसा रख सकते हो, है ना, जैसे वो नहीं आता आजकल चमकीले पेन आते हैं कुछ कुछ, हाँ, ग्लिटर्स, ठीक है, उससे लिख के रखो, वो सबसे अपने को ध्यान में आएगा कि यार इसको एग्जाम के एक दिन पहले देखना है अपने को, सिंबॉलिक, ठीक है। चलो एक एग्जांपल बता रहा हूं यहां पर, अभी आराम से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। सपोज दिस इज ईयर 2021, उसके बाद मैं लिखने वाला हूं अबाउट ईयर 2022, उसके बाद मैं लिखने वाला हूं अबाउट ईयर 2023, ठीक है। अपन 3 साल लगातार देखते हुए चलते हैं। मान के चलो दिस इज फर्स्ट बिजनेस ईयर, ये बिजनेस का पहला साल है, ओके। तो पहले साल में डेटर्स को हमने, मतलब अपन ने जो क्रेडिट सेल किए हैं, लेट अस अज्यूम 20 लाख के क्रेडिट सेल किए, दिस इज अ सेपरेट एग्जांपल, हाँ, पुराना एग्जांपल खत्म, मैं नया एग्जांपल शुरू कर रहा हूं, ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। सो डेटर्स अकाउंट बनाया, क्योंकि यार एक बार समझ में आ गया उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिमाग से निकल जाएगा, तो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। डेटर्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, 20 लाख, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि अपने को 20 लाख में से 15 लाख रुपए मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। आगे चल के रिवाइज करते वक्त डिफिकल्टी जाएगी, इसलिए ऐसे एरो मार्क करके रखना, ठीक है, ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ, वरना रिलेट नहीं कर पाओगे आगे चल के, जब सब चीजें मिक्स होके आ जाएंगे ना तब रिलेट नहीं कर पाओगे। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स पहले हुआ, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 15 लाख, ऐसा हो गया। अब इसके बाद मान के चलो 75,000 रुपीज डूब गए, क्या करेंगे अपन, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 75,000, दिस इज एक्चुअल लॉस 75,000, और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 75,000 बराबर, ये एक्चुअल में डूब गए, ओके। ईयर एंड हुआ, अभी भी डेटर्स में से कुछ पैसा बैलेंस है, कितना बैलेंस है, 4,25,000, ठीक है, 4,25,000। तो मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है, अभी भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने जो भी मेरा बैलेंस है इसका अंदाज लगाया कि 10% और डूबेंगे। गेटिंग मी? कैसे अंदाज लगाया मैंने, वॉट एवर इज द बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट, उसका 10% डूबेगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं, बराबर। तो जरा ध्यान से देखना, मैं 20 लाख का 10% निकालूं क्या, तो क्या मैं 5 लाख का 10% निकालूं, सोच के बताना, 4,25,000 है ना, 4,25,000 का 10% बराबर है। ये 4,25,000 कैसे आया, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, so this 4,25,000 is after all adjustment in debtors। अब ऑल एडजस्टमेंट इन डेटर्स मतलब क्या क्या हो सकता है, लेट्स इमेजिन कि डेटर्स अकाउंट कैसा बन सकता है, सोच के देखो। डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आता है क्रेडिट सेल्स, हो सकता है इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस भी हो, क्रेडिट सेल्स, जो पैसे मिल गए ये यहां पे आएगा कैश ऑब्लिक बैंक, लेकिन कहना है कि क्रेडिट सेल का रिटर्न भी हो सकता है, तो सेल्स रिटर्न यहां आता है। सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या पास करते हो आप, सेल्स की एंट्री करते हो डेटर्स टू सेल्स, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, तो सेल्स रिटर्न यहां पे क्रेडिट में आ सकता है, ठीक है। पैसे डूब सकते हैं, बैड डेट्स। अगर पैसे मांगते वक्त, मतलब जब हम लोग कस्टमर से पैसे ले रहे हैं, ठीक है, उस वक्त वो हमसे अरे क्या परमानेंट कस्टमर डिस्काउंट नहीं दोगे सर, डिस्काउंट मांग सकता है, डिस्काउंट हम उसे अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड। ऐसे अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट हो सकते हैं। ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद का जो बैलेंस बचता है इसका कुछ परसेंटेज, गेटिंग मी? So before you apply the percentage, कभी कभी क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहता है, so whenever you apply the percentage, make sure that you calculate the closing balance of debtors, okay? So अगर मैं यहां पे कह रहा हूं
कि प्रोविजन इज एट द रेट 10% ऑफ डेटर्स। ध्यान से देखना लैंग्वेज, 10% ऑफ डेटर्स, यहां पे मैं 10% ऑफ सेल्स भी कह सकता था। इन दैट केस इट इज एस्टिमेशन ऑफ सेल्स, लेकिन ऐसा एग्जाम में अपने को दिखता नहीं है। जब मैं कह रहा हूं 10% ऑफ डेटर्स, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैं एस्टिमेशन कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डेटर्स। एंड व्हेन आई एम सेइंग 10% ऑफ डेटर्स, इट मींस 10% ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। ठीक है, सो मेक श्योर बिफोर यू अप्लाई 10% यू एक्चुअली गेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स कैसे मिलेगा? आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल कैश रिकवर्ड, आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल सेल्स रिटर्न, आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल बैड डेट्स एंड आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल डिस्काउंट अलाउड। गेटिंग मी? चलो ठीक है। अब 4,25,000 का 10% कितना आ रहा है? 42,500। एंट्री पास करना है, तो मेरा एंड में जब मैं बना रहा हूं पीएनएल, तब मैं क्रिएट करूंगा प्रोविजन। पीएनएल क्रिएट करते वक्त, पीएनएल ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, तो पीएनएल बनाते वक्त मैं क्या करूंगा? सेल्स को क्लोज करूंगा 20 लाख, है ना, ये जा रहा है ट्रेडिंग में, यहां आ गया सेल्स। जो एक्चुअल बैड डेट्स है इसे भी क्लोज करूंगा पीएनएल में, जितने नॉमिनल अकाउंट से सब क्लोज करूंगा, है ना। तो कितना ट्रांसफर कर रहा हूं? 75,000 पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह से मुझे और 42,500 पे डाउट है, तो मैं डेटर्स को राइट ऑफ नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोविजन में डाल के रख दे रहा हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो मैं 42,500 क्या कर रहा हूं? पीएनएल को अभी डेबिट कर दे रहा हूं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 42,500, मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए, और मैंने पीडीडी में इसे कर दिया क्रेडिट बाय पीएनएल 42,500। आई नो मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब निकल रही है फिलहाल, ठीक है, मैं बहुत कोशिश करता हूं बीच बीच में कि हैंडराइटिंग अच्छी निकल आए, ठीक है, लेकिन बीच बीच में सच में बहुत खराब चलता है। ऐसा स्पेशली तब होता है जब सोचते बहुत कुछ रहता हो, दिमाग में चल रहा है बहुत सारी चीजें, वो बाहर आ रहे हैं, तो मेरी हैंडराइटिंग ऑटोमेटिकली खराब आ जाती है। ठीक है, लेकिन आई होप कि अब तक आदत पड़ गई है सब लोगों को, और अभी सब लोग भावनाओं को एटलीस्ट पढ़ पा रहे हो, है नहीं ना। चलो ये हुआ। अब हाँ जी, नहीं, मैंने ये दोनों को मिक्स करके बनाया है, वो ट्रेडिंग में आएगा, मैंने ट्रेडिंग पीएनएल मिक्स करके बना दिया फिलहाल, जस्ट शॉर्टकट कर रहा हूं वैसा। एक एक्चुअल ट्रेडिंग में अलग आएगा, वहां का बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट होगा, वो पीएनएल में आएगा, फिर ये बैड डेट्स आएगा। ठीक है, ये ट्रेडिंग में आएगा और ये पीएनएल में आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने दोनों को मिक्स करके बना दिया। प्रोविजन नहीं, अपने को एग्जामिनेशन में हमेशा डेटर्स का ही बैलेंस होता है, और वो एक्चुअली एडजस्टमेंट में जब दिया रहेगा ना, तो दे विल स्पेसिफाई, जैसे मैंने यहां पे लिखा 10% ऑफ डेटर्स, ठीक है, तो वो स्पेसिफाइड रहेगा वहां पे। ठीक है, तो वो जैसा भी दिया है, तो हम लोग अगर 10% ऑफ डेटर्स बोला है, तो हम लोग डेटर्स अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे 4,25,000। ठीक है, ये जो बैलेंस आ रहा है इसका 10% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, विच इज 42,500। सो मैं 42,500 से पीएनएल को करूंगा डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कर रहा हूं क्रेडिट। तो मैंने 42,500 राइट ऑफ किया क्या, लेकिन 42,500 का लॉस अभी रिकॉग्नाइज कर लिया क्या? हां, पीएनएल में डेबिट कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसा हो गया। अब बैलेंस शीट बनाते हैं जरा, बस। ठीक है, ओके, बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में मैं क्या लिखूंगा? अभी बैलेंस शीट में मैं कैश बैलेंस तो लिखूंगा ही, ये बैलेंस, ये कैश बैलेंस में और भी बहुत सारी चीजें आते हैं, इसलिए मैं कैश बैलेंस को आगे नहीं लिखूंगा, लेकिन कैश बैलेंस वहां पे दिखेगा। कहां पे दिखेगा? बैलेंस शीट एसेट साइड में। इसके अलावा क्या दिखेगा? डेटर्स अकाउंट का बैलेंस। कितना है बैलेंस? 4,25,000। सो डेटर्स अकाउंट को मैं लिखूंगा यहां, लेकिन इसे इनर कॉलम में लिखूंगा 4,25,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड होगा, ये सारे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, बराबर। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आना चाहिए लाइबिलिटी साइड में, लेकिन इसी को मैं यहां पर माइनस करके दिखाऊंगा, माइनस पीडीडी।
42,500. सो मैं बैलेंस शीट पे जो दिखा रहा हूं, दिस इज एक्चुअली माय गुड डेटर्स. कितना है ये देखो, व्हाट इज द बैलेंस? 380. अरे कुछ लोगों का ध्यान नहीं समझ में आ रहा, बाकी जन तो बताओ. 382,500. अजीब है यार. वो उन लोगों को लाइट फैन जो भी करना है, तो बाकी सबका ध्यान क्यों जा रहा है वहां पर? स्क्रीन बंद हो गया था. अच्छा, तो चालू हो गया अभी. अच्छा, नहीं तो ठीक है ना, मेरा खोना सही है. आई गेस लूज कनेक्शन होगा फिर. हाँ, जैसे ही यहां किया तो नहीं, इसका स्विच तो उस तरफ है. मेरे ख्याल से कुछ वायरिंग या लूज कनेक्शन का इशू होगा जिससे हो गया होगा. अच्छा, जो लिखा है वो हट गया था. अच्छा, मतलब मैं दिख रहा था, सिर्फ स्क्रीन ब्लैंक हो गया था. दिस इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर मी. ठीक है, देखते हैं इसको. ओके, चलो ये हो गया. फिर देखो, बहुत सारी चीजें एक साथ आ रहा है, खिचड़ी बन रहा है पूरा ये, है ना. लेकिन ये खिचड़ी को समझना जरूरी है. ये खिचड़ी समझना मुश्किल है, इसलिए 11th-12th में ये नहीं बताया जाता. ये सीए में ही सीखोगे आप, ये और कहीं कोई नहीं सीखेगा. ये पूरे इंडिया में शायद कोई नहीं सीखेगा. ये सिर्फ सीए वाले सीखेंगे या फिर एकदम प्रीमियम कॉलेज वाले सीखेंगे. यस, और उसमें से 42,500 माइनस करके 382,500 लिखा है. देखो, बड़े बड़े कॉलेजेस के नाम सुने जहां पे एडमिशन बड़े मुश्किल से मिलता है, जैसे श्रीराम कॉलेज या ऐसे एकदम प्रीमियम कॉलेजेस. नाम सुने? ठीक है, वहां पे कट ऑफ ही मतलब एडमिशन क्लोज हो जाते हैं समवेयर अराउंड 98, ऐसा कुछ तो भी समथिंग में क्लोज हो जाता है, बराबर. सो वैसे कॉलेजेस में ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीखे जाते हैं. वहां पर ये सब चीजें बिल्कुल बच्चे बीकॉम में भी सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं. इसलिए वहां के लोगों को वैसे नौकरी मिलती है यार. मतलब वहां पे कैंपस बड़े बड़े कंपनीज बैठे रहते हैं, जो भी आए तो आ जाओ भाई हमारे कंपनी में आ जाओ. क्यों बैठे रहते हैं? उनको ये सब चीजें सिखाए जाते हैं. लेकिन जो अपन जैसे जैसे जगह पे 11th-12th करते हैं या जैसे वो नॉर्मल वाले, वहां पे बस बता दिया ऊपर ऊपर से, और ये सब चीजें बताए नहीं जाते. और अगर बताए भी तो भी एटीट्यूड मैटर करता है. यस, ये चीज को क्या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, क्या मैं इसे ग्रहण कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं. ठीक है, देखो एक बात सब लोग याद रखना, हम लोग ये चीज जरूर सुनते रहते हैं कि यार अपने को भी बड़े बड़े जगह पे ऐसा कैंपस प्लेसमेंट चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छा खासा सैलरी पैकेज चाहिए. लेकिन व्हाट डू यू फील, कोई कंपनी आपको एवे ही दे देगा सैलरी पैकेज, 12 लाख का पैकेज एवे ही दे देगा? नहीं ना. आप में भी तो कुछ बात होनी चाहिए, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए. वो बंदा आपसे अगर अच्छा खासा पैसा कमा रहा है तभी तो वो आपको अच्छा खासा पैसा देगा ना. तो आप में कुछ दम तो होना चाहिए, कोई बात तो होनी चाहिए, है ना. सो एज अ रिजल्ट ये कंपेयर करना छोड़ दो कि देखो यार उसको ऐसा मिल गया, इसको ऐसा मिल गया. बस एक ही चीज करो, अपने आप को उस काबिल बनाओ कि वो कंपनी अपने को उतना उतना पैसा ऑफर करे. गेटिंग मी? और साथ ही साथ ये भी अपने आप को काबिल बनाओ कि अपन उस कंपनी की जगह ले ले. अपनी कंपनी हो भाई, अपन ही मालक हो, बराबर. चलो एनीवे, सबके अपने अपने ख्वाब होते हैं. कुछ लोग सैलरी वाले होते हैं, कुछ लोग जॉब बिजनेस वाले होते हैं. अपने अपने ख्वाब जैसे भी. भाई ये गलत है, ठीक है, ये कंप्लीटली गलत क्वेश्चन है. विल से ये कुछ भी हो सकता है आप में काबिलियत नहीं है, आपको 6 लाख का पैकेज दे दिया. ठीक है, हो सकता है आप में बहुत काबिलियत है, आपको मैंने 70 लाख का पैकेज दे दिया. डिपेंड्स. हाँ, किसकी बात कर रहे हो? डिपेंड करता है एवरीवेयर. यूएस, हाँ. सॉरी, एक मिनट, इसको अपन बाद में डिस्कस करें. ठीक है ना.
देखो देखो देखो, मैं एक ही बात कह रहा हूं, लिसन टू मी, योर क्वालिफिकेशन जस्ट क्रिएट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन, योर क्वालिफिकेशन इज ओनली क्रिएटिंग योर फर्स्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन से आपको वहां पे एंट्री मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए, लेकिन उसके बाद वहां पे एंट्री होके आगे का रास्ता आपका टैलेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, आप ये सब पढ़ाई सिर्फ आपके फर्स्ट इंप्रेशन के लिए कर रहे हो, एक बार वो आपका हो गया उसके बाद आपकी गाड़ी कहां आगे जाती है ये कंप्लीटली आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने ऐसा हुआ है, मैं एक हिस्ट्री बताता हूं, ये हकीकत में हो चुका है। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 साउथ में कहीं पे एक जगह पे उसको अच्छा खासा पैकेज मिला। ठीक है, और उसके कुछ टाइम के बाद उसको नौकरी से निकाल दिया गया विद अ लेटर टू द इंस्टीट्यूट कि इसको कुछ नहीं आता। ठीक है, जब पता गया तो पता चला कि इसने डमी आर्टिकलशिप की थी, ये किया था, वो किया था, ऐसा बहुत सारी चीजें पता चले। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका AIR 1 से उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छा पैकेज मिल गया, जॉब मिल गया, लेकिन 2 महीने 3 महीने के बाद उसको निकाल भी दिया गया। AIR 1 यार, आपके क्वालिफिकेशन से आपका सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है, आपका आगे का जर्नी नहीं डिसाइड होता। ठीक है, अब वहीं पे लेट मी टेल यू, कोई बंदा जस्ट पास हुआ है, फाउंडेशन भी जस्ट 200 लेके पास हुआ, ठीक है, इंटर में भी 50% में पास हुआ, फाइनल में भी 50% में पास हुआ, लेकिन जब भी जो भी पढ़ाई किया दिमाग लगा के पढ़ाई किया। ठीक है, उसने मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं किया, दिमाग से पढ़ाई किया। ठीक है, उसको ठोकर खाया, शायद इंटरव्यू में स्ट्रगल करेगा, एकदम से नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरव्यू में अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसे ही देखेंगे, रैंकर है तू प्रिफर्ड है, तू तो जस्ट पास है यार, तेरे को इतने अटेम्प्ट लगे, तू बाद में आ। ठीक है, लेकिन एक बार एंट्री मिल गई, अगर उसमें सच में टैलेंट है तो वो बंदा शायद रैंकर को भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाए। सो इट इज जस्ट क्रिएटिंग योर फर्स्ट इंप्रेशन, व्हाट मैटर्स इज योर टैलेंट, और वो टैलेंट डेवलप अभी करना है आपको, राइट नाउ व्हेन यू आर लर्निंग। ओके, सो मैंने जो कहा ना एटीट्यूड मैटर्स, देखो ये सब बता रहा हूं, अब ये सब बताने के बाद भी यार इतना दिमाग खराब, इतना खराब, कौन पढ़ता बैठे यार, मैं नहीं पढ़ता इतना सारा, मत पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी आप इस क्लासरूम के बाहर जाओगे, आपको कोई नहीं बताएगा ये सब चीजें। ठीक है, तो हम लोग छोड़ सकते हैं इसे। ओके, लेकिन अगर हम चाहें तो यार अच्छा ऐसा है, ठीक है सीखते हैं यार, थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन सीखना है। एक बार कोशिश किया, नहीं जम रहा तो क्या सर से पूछूंगा, लेकिन यार यहाँ पे मार्क करके रख लेता हूँ, ये ना सर से पूछूंगा मैं, नहीं जमा तो कुछ भी हो जाए, ये सीख के तो रहूँगा साला मैं, ये भी एटीट्यूड होता है। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, आपकी मर्जी, आपका करियर है। ठीक है, मैंने सिर्फ अपना काम किया, मैंने आपको बताया, कम से कम मेरे दिल को तसल्ली होगी, मैं जब सोऊंगा मुझे इस बात की तसल्ली होगी कि मैंने क्लास में ये सब बताए, मैंने ये स्किप नहीं किया, मेरे दिल को तसल्ली होगी। बाकी आपके ऊपर है, आप लोग क्या कर रहे हो। आयुष कुछ पूछना चाहते हो? श्योर, बिल्कुल। ठीक है, देखो शुरुआत से मैं बता रहा हूं और हाईलाइट करते हुए चल रहा हूं। मैंने सबसे पहले क्रेडिट सेल किया, 20 लाख रुपए डेटर्स डेबिट, 20 लाख रुपए सेल्स क्रेडिट, सबसे पहले मैंने ये किया। ठीक है, अब कुछ पैसे मिले, 15 लाख रुपए मिल गए, कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट। कुछ पैसे डूब गए, जो डूब गए बैड डेट्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट। मैंने लॉस को भी डेबिट कर दिया, मैंने डेटर्स को राइट ऑफ भी कर दिया क्योंकि ये एक्चुअल में डूबा। ठीक है, अच्छा, अब ये हो जाने के बाद बचा है डेटर्स में 4,25,000। मुझे डाउट हो रहा है तो मैंने अंदाज लगाया 10% ऑफ डेटर्स डूबते हैं। ठीक है, तो मैंने 4,25,000 का 10% निकाला, 42,500 इज डाउटफुल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एंड में जब मैं P&L बना रहा था तो मैंने सेल्स को ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, मैंने बैड डेट्स को ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट में, लेकिन इसी साल मैंने लॉस को डेबिट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ 42,500, और इसे डेटर्स में राइट ऑफ करने की जगह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में क्रेडिट करके रख दिया, यानी पार्क करके रख दिया। 42,500 फिलहाल वहां पे क्रेडिट पे पड़ा है, दिस इज कॉन्ट्रा डेटर। इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग डेटर आई क्रेडिटेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, ऐसा करके रख दिया। अब जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं तो बैलेंस शीट पे कैश बैलेंस दिखेगा, उसके अलावा भी कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे, फिलहाल मैंने उतने दिखाए नहीं। डेटर्स 4,25,000 का ही बैलेंस शो करेगा, लेकिन पीडीडी को इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन द लायबिलिटी साइड आई विल शो इट एज अ डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स, और हेंस यहां पे मैं गुड डेटर्स दिखा रहा हूं टू माय रीडर्स दैट 3,82,500 आर कंफर्म डेटर्स। ठीक है, ऐसा हुआ।
लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एक और चीज जिसके बारे में हमें ध्यान देना है, बिफोर आई अप्लाई द परसेंटेज ऑन डेटर्स आई नीड टू मेक श्योर कि डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस तक मैं पहुंच रहा हूं, जिसके लिए मुझे सारे रिकवरीज, रिटर्न्स, बैड डेट्स एंड डिस्काउंट अलाउड डेटर्स में से माइनस करना जरूरी है. आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि ये माइनस हो चुके हैं. ठीक है. सो इफ दीज अकाउंट्स आर अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, इनका एंट्री पास हो चुका है, यानी ये डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं. समझे मैंने क्या कहा? इफ दीज अमाउंट्स आर अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब इनका जर्नल एंट्री पास हो चुका है, यानी डेटर्स में ये सब क्रेडिट हो चुके हैं. लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट्स में है, जैसे फर्दर बैड डेट्स, फर्दर डिस्काउंट अलाउड, फर्दर सेल्स रिटर्न, अगर ये एडजस्टमेंट में दिखाई दिया, यानी ये अभी तक डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए, तो मुझे ये डेटर्स में क्रेडिट करना पड़ेगा. डेटर्स का बैलेंस इससे और रिड्यूस होगा. यस, सब माइनस करने के बाद जो बचा उस पे मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है. ठीक है. नेक्स्ट ईयर आ जाते हैं. ईयर 22 में अब यहां पे ब्रॉट फॉरवर्ड कर रहा हूं डेटर्स अकाउंट. कितना था बैलेंस डेटर्स का, बताओ मुझे. 382,500 बराबर. ओपनिंग बैलेंस, ये देखो बैलेंस शीट, 382,500 नहीं, कितना, 425,000. तो ओपनिंग बैलेंस 4,25,000. वेरी गुड. और एक अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा, कौन सा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. इसमें क्रेडिट बैलेंस होगा 42,500. ठीक है. ये दोनों अकाउंट आ गए यहां पे. अब नेक्स्ट, इस साल फिर से कुछ क्रेडिट सेल्स हो रहे हैं, है ना, फिर से कुछ क्रेडिट सेल्स हो रहे हैं. लेट अस अज्यूम कि इस साल थोड़ा ग्रोथ हुआ. ठीक है. अब मैंने सेल किए हैं, लेट अस अज्यूम 30 लाख रुपए के. पिछले साल 20 लाख के सेल हुए थे, इस साल 30 लाख के सेल हुए. ये नए सेल्स है. 30 लाख रुपए डेटर्स को डेबिट, 30 लाख रुपए सेल्स को क्रेडिट कर दिया. ठीक है. अब कुछ पैसे मिले, कुछ पैसे मिले. कहना ऐसे कि ये जो पैसे मुझे मिल रहे हैं, ये हो सकता है पिछले साल वाले भी हो और इस साल वाले भी हो. चलो, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कैश. तो मान के चलो मुझे मिले हैं 31,50,000. हो सकता है 31,50,000 कैश में डेबिट, 31,50,000 डेटर्स में क्रेडिट. ठीक है. इतने पैसे मिल गए. लेट अस अज्यूम कि इस साल में, इस साल के सेल में से कुछ पैसे डूबे. ओके. आउट ऑफ 30 लाख कुछ पैसा डूबा. ओके. तो लेट मी अज्यूम कि ये जो पैसा डूबा है, दिस इज 50,000. इसके लिए मैं क्या करूंगा, बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करूंगा, डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करूंगा. कुछ समझ में आ रहा है? ओके. ओके. अब पिछले साल के जो पैसे थे, जो डाउटफुल थे, उसमें से मान के चलो 30,000 डूबे. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो 30 लाख डूबा है, सॉरी ये जो 50,000 डूबा है, ये 30 लाख में से डूबा है. लेकिन इस पैसे में से 4,25,000 जो रिसीवेबल थे, डेटर्स तो अलग अलग नाम से होंगे ना, उसमें से लेट मी अज्यूम कि 30,000 डूबा है. समझ रहे हो बात को? 30,000 डूबा है. तो 30,000 डूबा है तो मैं फिर से वही एंट्री पास करूंगा. 30,000 यहां पे क्रेडिट, 30,000 यहां पे डेबिट. ठीक है. ये कर दिया मैंने. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग. मैंने डेटर्स अकाउंट को राइट ऑफ किया. क्यों? क्योंकि 4,25,000 में से ही 30,000 डूबे, 30 लाख में से ही 50,000 डूबे. ये तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना, तो मैंने वो दिखाया. लेकिन मैंने डेबिट कहां किया? बैड डेट्स अकाउंट को. ठीक है. अब आराम से, बैड डेट्स में से कुछ का बंदोबस्त मैं पीएनएल में ऑलरेडी कर चुका था. कितने का? 42,500. सो व्हाट आई विल डू इज, ये जो 30,000 है, दिस विल बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. ठीक है. अब आराम से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. कहने से कि इस साल के एंड में भी फिर से कुछ मेरे को डाउटफुल डेब्ट्स रहेंगे. मान के चलो 10% ऑफ डेटर्स, हमेशा की तरह. ठीक है. तो देखो अभी कैसा होगा. एक साथ बहुत सारी चीजें आ रही है. अभी ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस भी है, अभी एक साथ बहुत सारी चीजें आए, तो कैसे करेंगे देखो. अभी ये मैंने फिर से बनाया एंड में, ट्रेडिंग एंड पीएनएल. ठीक है. और इसी के साथ साथ बैलेंस शीट. ओके. आराम से
सेल्स को क्लोज कर देते हैं। ये 30 लाख यहां से ले गया मैं ट्रेडिंग में, ठीक है, ये 30 लाख यहां से यहां आ गए, सॉरी ठीक है, ये सेल्स आ गया यहां पे। अब अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो यार बैड डेट्स का बैलेंस तो पीएनएल में जाना चाहिए। अब कैसा करूंगा मैं, ध्यान से देखो, ये 50,000 तो बिल्कुल मैं पीएनएल में ट्रांसफर कर सकता हूं क्योंकि ये इस साल का लॉस है, तो ये पीएनएल में तो डाल देता हूं मैं। पीएनएल के डेबिट में आ गया बैड डेट्स 50,000। लेकिन कैन आई से कि ये जो 30,000 है ये तो पिछले साल वाले बैड डेट्स थे ना, इसको इस साल के पीएनएल में डालना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करे क्या, थोड़ा रुकते हैं। तो इस साल के पीएनएल में कितना आएगा, इसके लिए मैं थोड़ा और सोच लेता हूं। तो मैं थोड़ा और सोच रहा हूं, तो पहले एक काम करते हैं, लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज द बैलेंस ऑफ डेटर्स, क्योंकि मेरे को 10% ऑफ प्रोविजन क्रिएट करना ही है। लेट्स कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ डेटर्स। देखो तो कितना बैलेंस है, 1,95,000 इतना बैलेंस है। 1,95,000 का 10% मेरे को क्रिएट करने का है। 10% बोले तो कितना, 19,500। तो कैन आई से कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 19,500, बराबर है क्या। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 19,500। ओके, ये जो 30,000 है ये 42,500 में से डूबे, जिसका मैं ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट कर चुका हूं, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे सब लोग। देखो थोड़ा ऑफ ट्रैक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन जैसे मान के चलो एक लड़की है, ठीक है, गर्ल्स पापा की परी होती है ना। तो एज अ रिजल्ट पैम्पर्ड पापा ने शॉपिंग के लिए मान के चलो 10,000 रुपए दे दिए, ठीक है। तो 10,000 रुपए लेके वो शॉपिंग करने गई ओनली, ठीक है। उसको सिर्फ एक स्टेशनरी का कुछ सामान खरीदना था, तो पापा ने 10,000 रुपए दे दिए। ऐसे ही होता है ना। गर्ल्स को छोटा छोटा सामान भी खरीदना हो तो पापा की जेब से ऐसे ही पैसे आते हैं, और अगर बॉयज पैसे मांगने जाए, पापा ये लैपटॉप खरीदना है, बराबर। खैर एनीवेज, देखो यार बेचारे कुछ लोग भावुक हो गए तो खैर 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 आराम से सुनो। तो द गर्ल वेंट फॉर शॉपिंग, और यू नो जो कुछ ऐसे नहीं होते, बॉयफ्रेंड नंबर 1, बॉयफ्रेंड नंबर 2, समझ रहे हो ना मेरी बात मतलब जब जरूरत है तो एटीएम नंबर 1, एटीएम नंबर 2, मतलब आप लोग मतलब ऐसे होते हैं ना कुछ लोग समझो बात को। पता नहीं यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस टेकन इसमें है इसमें खैर। तो अरे बुरा मत मानो, मैं आप लोगों की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऐसे भी होते हैं भाई कुछ लोग, है ना। हाँ, तो बात ऐसा है कि वो लड़की गई शॉपिंग करने, ठीक है। शॉपिंग करना है तो लड़कियों की आदत, खरीदना है हैंडबैग तो नजर चली जाती है अबाउट सम पर्टिकुलर ड्रेस, फिर वहां से नजर चली जाती है टुवर्ड्स एनी ऑर्नामेंट्स, फिर ये वो ये, मतलब कंफ्यूज, आई मीन दे लव शॉपिंग खैर, ठीक है। तो अब ऐसे ही हो रहा है, तो ऐसे होते 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 शॉपिंग में अच्छा खासा खर्च हो गया, गेटिंग मी, अच्छा खासा खर्च हो गया, तो एक्सेस खर्च हो गया। ओके, अब बात को समझो, अगर 10,000 में से ही काम बन गया, 10,000 में से ही काम बन गया, तो 10,000 का तो बंदोबस्त करके गए थे ना, वहां से काम हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेस खर्च हो गया, एक्सेस खर्च हो गया मतलब मान के चलो 15,000 खर्च हो गया, तो क्या होगा, फोन जाएगा कि नहीं, बॉयफ्रेंड नंबर 1 आई मीन 2 या जो भी है, 5,000 लेके इधर पहुंच जा, ठीक है। या फिर बेबी कहाँ हो, मेरे बाबू ने ताना ताया, ठीक है, बोला अच्छा जल्दी इधर आ जाओ ये सो एंड सो मॉल में, हाँ बेबी बिल्कुल आता हूँ। अब बॉयज भी एक नंबर के गधे, ठीक है तो फोन आया, सारे काम हम छोड़ के, नहीं नहीं बेबी ने बुलाया, चलो यार ठीक है, तो बराबर पहुंच जाएंगे। बेबी बेबी मुझे ना 5,000 रुपए शॉर्ट हो रहे, तो कैन यू गिव मी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेबी, क्या कितना दिए, 5,000, बस 5,000 बिल्कुल, ठीक है। बाद में समझ में आता है ठीक है। खैर, तो जो भी है, तो उसने क्या किया जरा समझो इस बात को, पहले ही 10,000 का बंदोबस्त करके रखा था, तो 10,000 रुपए तक तो उसने खर्च कर दिए।
लेकिन जो कम पड़ गया उसके लिए उसने और एडिशनल बंदोबस्त किया। ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो जरा ध्यान से देखना, यहां पे 42,500 का ऑलरेडी बंदोबस्त है। हमारा बैड डेट्स कितना हुआ? 30,000 हुआ, विद इन रेंज है ना। तो मैं बॉयफ्रेंड पीएनएल को नहीं मांगूंगा और एडिशनल के लिए। समझ लो बात को। अगर 42,500 से ज्यादा लॉस हो गया होता तो मैं पीएनएल से चार्ज करके वो लॉस का बंदोबस्त करता, लेकिन 42,500 विद इन रेंज है। समझ रहे हो? तो ये जो 30,000 है ये ट्रांसफर किए जाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में। 30,000 कुछ समझ में आ रहा है? ये 30,000 यहां से यहां जाएगा, ठीक है। बैड डेट्स देख रहे हो, बैड डेट्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। जो इस साल का बैड डेट्स है वो पीएनएल में ले जा रहा हूं, लेकिन जो पिछले बार वाले जो बैड डेट्स थे जिसके लिए मैं ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट कर चुका हूं, तो जितना प्रोविजन क्रिएट कर चुका हूं उतने रेंज में अगर बैड डेट्स आ रहा है तो उस बैड डेट्स को मैं उसी में से एडजस्ट करूंगा ना। सो ये 30,000 मैं कहां ले जा रहा हूं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में। अब इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है? इससे मुझे समझ में आ रहा है कि प्रोविजन जो मैंने क्रिएट किया था 42,500 का, उसमें से 30,000 एडजस्ट हो गए। तो कहना इसे कि मेरे पास 12,500 का प्रोविजन ऑलरेडी बचा हुआ था, है ना। लेकिन इस साल के एंड में मुझे पता चला कि मुझे 19,500 का प्रोविजन मेंटेन करना है। नेट ऑफ करूंगा। समझ रहे हो बात को? मेरे पास पहले से ही 12,500 का बैलेंस प्रोविजन क्रिएटेड है, बैलेंस है ना मेरे पास, उतना 12,500 रखा हुआ है। और मुझे अभी पता चल रहा है कि इस साल के एंड तक मुझे कितना प्रोविजन चाहिए? 19,500। 12,500 पहले से ही है, 19,500 का प्रोविजन चाहिए। तो मैं इस साल के पीएनएल को 19,500 डेबिट करूं क्या? कितना करूंगा? 7,000, द डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ रहा है, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी क्रिएटेड नाउ। ये कितना है? 7,000। गेटिंग मी? तो मेरा यहां पर पीएनएल में मैंने कितना ट्रांसफर कर दिया? 50,000 ये ट्रांसफर कर दिया बिंदास। लेकिन ये 30,000 को मैंने कहां ट्रांसफर किया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में। और फिर मैंने देखा कि भैया नेट ऑफ मुझे और कितना प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत है। तो मुझे पता चला कि 7,000 का प्रोविजन चाहिए, क्योंकि 12,500 तो पहले से ही थे। तो ये 7,000 मैं यहां पर पीएनएल में डेबिट कर दूंगा। ये क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कुछ समझे बात को? अब आराम से, ये अपने को क्वेश्चन में कैसा दिया रहेगा ये देखो भी। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा आपको, है ना। ये बैलेंसिंग फिगर क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा आपको। ओके, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या होगा, कैसा होगा। लेट मी अज्यूम कि हम लोगों ने 50 अपन ने, मैं थोड़ा सा आपको ना अलग तरीके से दे रहा हूं, थोड़ा और इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे सब लोग, ठीक है। देखो बैड डेट्स में अपने को क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला हुआ रहता कि यार पिछले साल के प्रोविजन में से कितने थे और इस साल का कितना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं रहता। कहना है से इन टोटल बैड डेट्स वाज 80,000, ठीक है। अब देखो मैं इसको किस तरह से आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन में किस तरह से दे रहा हूं। शुड आई मेक अ फ्रेश पेज? मैं एक फ्रेश पेज ले रहा हूं, वहीं पे लिखूंगा तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। देखो आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, ये है ट्रायल बैलेंस। यहां आपको डेटर्स का बैलेंस दिया है। वेट अ मिनट, मैं इसी क्वेश्चन का सहारा ले रहा हूं। 34,25,000 माइनस 31,50,000, और लेट मी अज्यूम कि हम लोग यहाँ पर 65,000 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मान के चलो 2,10,000। एक मिनट, हाँ, डेटर्स का जो बैलेंस दिख रहा है ये ऐसा दिख रहा है 2,10,000, ओके। और यहाँ पे मैंने बैड डेट्स लिखा है 65,000, ठीक है। एडजस्टमेंट्स में मैं आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 ऐसा दे रहा हूं, फर्दर बैड डेट्स 15,000। देखो बैड डेट्स 80,000 के थे, मैंने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 65,000 का एंट्री पास हो चुका है और 15,000 एडजस्टमेंट पे दिया है। टोटल 80,000 का ही बैड डेट्स दिया मैंने, लेकिन उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दूसरा प्रोविजन या
create provision for doubtful debts at the rate 10% of debtors. ठीक है, ऐसा दिया है. दिस इज हाउ योर क्वेश्चन लुक्स लाइक. आपको इतना डिटेल में तो दिया नहीं रहता, ऐसा दिया रहता है. अब मैं क्या करूं, 10% 2,10,000 का निकाल लो प्रोविजन. अभी निकालना गलत होगा. क्यों? क्योंकि 2,10,000 इज नॉट अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स. ठीक है, तो क्या करूं सर? देखो, सबसे पहली बात दिमाग में ये लाओ कि ये जो अमाउंट दिख रहा है इन सब की जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है, बराबर. अगर ये 65,000 यहां पे मुझे बैड डेट्स में दिख रहा है तो इसका मतलब बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स हो चुका है 65,000 से. यानी ये जो 2,10,000 है ये 65,000 का एडजस्ट हो जाने के बाद का है. समझ में आ रहा है? 2,10,000 में से 65,000 माइनस करूं कि नहीं करूं? नहीं? क्या कहना है? इशिका करूं कि नहीं करूं? 2,10,000 में से 65,000 माइनस करूं कि नहीं करूं? नहीं? राजेश्वरी क्या कह रहा है? नहीं? पक्का? वेदांती पक्का? ऑल ऑफ यू, पूरा बेंच यही कह रहा है, सब लोग? ठीक है, नहीं करेंगे. सही जवाब. ठीक है, ओके. तो अब इसे किस तरह से लिखा जाएगा? हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट. तो मैं यहां पे बना रहा हूं पीएनएल, ठीक है, और यहां पे लिख रहा हूं बैलेंस शीट. अपने को तो सिर्फ इतना ही बनाना है. तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा? सबसे पहले मैं इन दोनों अकाउंट्स को देखूंगा ही नहीं. मैं पहले क्या करूंगा? इसकी एंट्री पास करूंगा. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. दिस इज फर्दर बैड डेट्स. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. ठीक है, अच्छा. देखते हैं ना, ऐड माइनस बाद में देखते हैं. यहां पर आराम से सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि देयर हैज टू बी अ डेटर्स अकाउंट. ये आपके दिमाग में आना चाहिए, विजुअलाइज करना आना चाहिए, लेकिन मैं फिलहाल यहां पे लिख के बता रहा हूं. डेटर्स अकाउंट ऑलरेडी हैज अ डेबिट ऑफ 2,10,000 एंड बैड डेट्स ऑलरेडी हैज अ डेबिट ऑफ 65,000. ट्रायल बैलेंस में है, मतलब इतना समझ में आ रहा है मुझे. देयर इज फर्दर बैड डेट्स ऑफ 15,000. तो फर्दर बैड डेट्स ऑफ 15,000 को मैं लाल कलर में लिख रहा हूं ताकि डिफरेंशिएट हो. फर्दर बैड डेट्स ऑफ 15,000 में मैं क्या करूंगा? बैड डेट्स अकाउंट को करूंगा डेबिट और डेटर्स अकाउंट को करूंगा क्रेडिट. ठीक है, ये एंट्री पास कर दिया मैंने. ओके, ये फर्दर बैड डेट्स हो गया. अब क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट रेट 10% ऑफ डेटर्स. क्या करूंगा मैं? अभी मैं कैलकुलेट करूंगा पहली बार डेटर्स का बैलेंस. डेटर्स का बैलेंस कितना है? 2,10,000. 1,95,000. ठीक है, अच्छा. मैं एक और अकाउंट यहां पे लिख देता हूं फिलहाल. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 42,500 क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, तो यहां पर मेरे पास एक और अकाउंट है पीडीडी विथ अ बैलेंस ऑफ 42,500 क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, ओके. अब अगर मैं यहां पर एंट्री करने जा रहा हूं तो सबसे पहले मैंने प्रोविजन फॉर अब पहले मैंने फर्दर बैड डेट्स का तो लिख लिया. अब इसके साथ साथ एक और चीज बोला है ना कि मुझे 10% ऑफ डेटर्स प्रोविजन क्रिएट करना है. सो मैंने डेटर्स का बैलेंस कैलकुलेट किया. व्हाट इज द बैलेंस ऑफ डेटर्स? 1,95,000. दिस इज द बैलेंस. इसका 10% निकालो, 19,500. दिस 19,500 इसका 10% हैज टू बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीडीडी. ठीक है, कैसे समझ में आया मुझे? जो भी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स है उसका 10% हैज टू बी पीडीडी. ये आ गया. ओके, अब बैड डेट्स में मुझे कितना बैलेंस दिखाई दे रहा है? बैड डेट्स अकाउंट में मुझे कितना बैलेंस दिखाई दे रहा है? 80,000. ठीक है, ओके. मुझे इसे क्लोज करना है. अब डिफरेंशिएट करके तो दिया नहीं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल दिया था, ऐसा तो कुछ दिया है नहीं. तो मैं क्या करूंगा? मैं इसमें से जितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में ट्रांसफर कर सकता था उतना कर दूंगा. ठीक है, तो यहां से मैं 42,500 ट्रांसफर कर दूंगा टू प्रोविजन. मैंने कितना ट्रांसफर किया समझ में आ रहा है?
मैंने 42,500 ट्रांसफर किया क्योंकि उतना ही कर सकता था, मैक्स टू मैक्स मेरे पास 42,500 था प्रोविजन में, बराबर। ये ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पे तो 80,000 है, कुछ बैलेंस बचा क्या? कितना बैलेंस बचा? नहीं नहीं नहीं, देखो ये ओपनिंग बैलेंस था यहाँ पे 42,500, ये पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, ये जो मेरा 80,000 का बैड डेट्स है, 80,000 के बैड डेट्स में से 42,500 का तो मैं पहले से ही बंदोबस्त कर चुका था, तो 42,500 मैं ट्रांसफर कर रहा हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में। ये राइट ऑफ हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया ये, ठीक है। तो बैड डेट्स पे कितना बैलेंस बचा? ये मुझे ट्रांसफर करना होगा पीएनएल में, ठीक है। तो ये मैंने पीएनएल में चार्ज कर दिया, ओके, 37,500, ओके। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को देखो, मुझे 19,500 का बैलेंस चाहिए, और फिलहाल यहां पर अगर देख रहा हो तो 42,500 माइनस 42,500 वो तो बस खत्म हो चुका है। तो कहने से कि मुझे और प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा ऑफ 19,500, बराबर। तो ये भी पीएनएल से आएगा, पीएनएल में से और कितना आ गया? 19,500। तो जरा ध्यान से देखना, मेरा बैड डेट्स एक्चुअल में था 80,000, लेकिन क्या पूरा 80,000 पीएनएल में आया? देखो कितना आया, ठीक है। ये अमाउंट आपके पीएनएल अकाउंट में आया। अब इसी को हम लोग जैसा लिखते हैं, जो हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बार बार सोचने में टाइम जाएगा, इतना हमारे पास फुर्सत नहीं है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम लोग आगे चल के लगाएंगे। ये क्या है देखो, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स माइनस ओल्ड पीडीडी प्लस न्यू पीडीडी। अब ये क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओल्ड बैड डेट्स यानी ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट्स। ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट्स मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, बैड डेट्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 65,000, ठीक है। प्लस न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स मतलब एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स। एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स मतलब कहना से कि और मैंने अभी एंट्री पास किया था बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो ये 15,000 की बात कर रहे हैं, ये 15,000 यहां पे क्या हो गए ऐड। अब देख रहे हो ये मैं डेबिट साइड की बात कर रहा हूं, 65,000 प्लस 15,000, इससे मुझे टोटल बैड डेट्स का पता चल गया, ठीक है। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा ओल्ड पीडीडी। ओल्ड पीडीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीडीडी जो कि है 42,500, बराबर। कहना है से कि मैं इस क्रेडिट वाले की बात कर रहा हूं, ये क्रेडिट पे लिखा है इसलिए माइनस होगा, ठीक है। ये 42,500 माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा, दिस इज द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू पीएनएल, बराबर। तो ये आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन यहीं पे एक और चीज मर्ज कर दिया इन्होंने। क्या मर्ज कर दिया? पीडीडी में से कितना पैसा पीएनएल में जाएगा, यानी कितना प्रोविजन मुझे इस साल क्रिएट करना है। दिस इज अ सेपरेट जर्नल एंट्री, लेकिन अपने फॉर्मूला में उसको भी यहीं पे मर्ज कर दिया गया। मुझे इस साल और पीएनएल में 19,500 का भी डेबिट करना है, ये जो है ये यहां दिख रहा है, लेकिन और 19,500 का मुझे डेबिट करना है, तो इसलिए उसे यहां पे लिखा एज प्लस 19,500। अब आप इसका बैलेंस देखो कितना आ रहा है, ये टोटल देखो 65,000 प्लस 15,000 माइनस 42,500 प्लस 19,500 कितना आ रहा है? 57,000। और जरा ये बैलेंस देखना कितना आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये? ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बना? एक्चुअली ये तीन आर रिप्रेजेंटिंग वन जर्नल एंट्री, एंड ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग अनदर जर्नल एंट्री, लेकिन अपने को वो मर्ज करके दिखाया जा रहा है। एक है बैड डेट्स का बैलेंस जो पीएनएल में जा रहा है, और एक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस जो पीएनएल में जा रहा है, जो पीएनएल से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अपने को वो दोनों को मर्ज करके ये इक्वेशन बना के दिया जाता है, ठीक है। अब वो क्यों बना के दिया जाता है? बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन, ओके। ये कॉम्प्लिकेशन में एक बार एंटर होना जरूरी था, एक बार ये जान लेना जरूरी था, इसलिए देख लिया, क्योंकि जाने बगैर अगर आगे बढ़ोगे तो लेट मी टेल यू हायर लेवल्स पे जो भी चीजें होते हैं वहां पे मेरा खुद का दिमाग खराब हो चुका है। जब मैंने लोगों से पूछे डेटर्स अकाउंट बनाओ,
ठीक है, वो डेटर्स अकाउंट में सबसे ज्यादा दिमाग खराब तो ये होता है जब मुझे क्वेश्चन आता है सर डेबिट पे लिखो ओपनिंग बैलेंस के क्रेडिट पे, ऐसा लगता है कि भाई क्या करूं मैं अभी। ठीक है, लिटरली स्पीकिंग दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी एक्सपीरियंस एट हायर लेवल्स। ओके, उसके बाद जब मैं बोलता हूं चलो यार डेटर्स अकाउंट में सेल्स रिटर्न की एंट्री करो, सर डेबिट पे लिखो कि क्रेडिट में। ठीक है, एंड लिटरली स्पीकिंग हायर लेवल्स में दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ये हो सकता है कि इंटरमीडिएट में आप जब जाओगे, इफ यू सिट इन जयसर्स क्लास, तो जयसर शायद आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे कि डेटर्स अकाउंट में से मैंने पीडीडी माइनस करके ऐसा लिखा, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट, शायद ये क्वेश्चन पूछे। और मैं ये यकीन से कह रहा हूं कि वहां पे क्लास में मैक्सिमम जन शायद कुछ अलग आंसर दे रहे होंगे, लेकिन मैं इतना भरोसा कर रहा हूं कि मेरे बच्चे जो वहां पे बैठे होंगे वो सही जवाब देंगे। ठीक है, चलो भैया, मजा आया? ठीक है, अरे बाप रे सर, दिमाग खराब हो गया सर पूरा। हाँ, बैड डेट्स। ओके ओके, वैसे मैंने एक और ईयर यहां पे बना के रखा है, ये आपके होमवर्क के लिए बना के रखा है। दिस इज बीपीपी जो अभी बना के दे रहा हूं मैं। ओके, अगर सच में समझा तो आप 2023 में सही करके आओगे। ठीक है, चलो मैं 2023 में अब आपको कुछ इस तरह का डिटेल दे रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन मार्क, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन मार्क। ओके, सेल्स 40 लाख, 40 लाख। ठीक है, बैड डेट्स बैड डेट्स मैं यहां पे लिख रहा हूं 72,000। ठीक है, ये चीज आपके ट्रायल बैलेंस में आया। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स अकाउंट क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का दे ही देता हूं ना आपको बैलेंस। पीडीडी 19,500, बैड डेट्स 72,000, एडजस्टमेंट number 1, further bad debts 28,000. Number 2, create PDD at rate 10% of debtors, और यहां पर कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स मैंने नहीं दिया था, वो मैं लिख देता हूं 34,50,000। ठीक है,
बस इतना सा है, ठीक है। दिस इज योर मेन क्वेश्चन, दिस इज योर मेन क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन दिखाई देगा। मैंने उसको थोड़ा बैकग्राउंड लेजर अकाउंट्स भी आपको दे दिया है, ठीक है। लेकिन आपको इसके आगे मुझे बताना है, योर क्वेश्चन इज कि पीएनएल के डेबिट में कितना और बैलेंस शीट में हाउ विल यू राइट डेटर्स, डेटर्स पीडीडी, ये कितना लिखोगे, कैसे लिखोगे, ये आपको लिखना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ओके। चलो ठीक है, देखते हैं कितना जमा सब लोगों को, ओके। थोड़े से और एडजस्टमेंट्स रह गए, लेकिन बैड डेट्स हर बार टाइम खा ही जाता है, ठीक है। चलो, लेट्स स्टॉप फॉर टुडे, विल कंटिन्यू टुमारो।